हेलो सर, गुड टू सी यू। कैसे हो आप? हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। इतनी खूबसूरत किताब है फ्रॉम मिथ्स टू साइंस आपकी, और मैं तो पढ़ रहा था इसको, और बड़ा फ्लो है इसमें और डेप्थ है। और सर पहली बार आपको हमने देखा था शायद 16-17 में, मॉडर्न स्कूल में एक मुशायरा होता है। हाँ, और हाँ, वहाँ पे आप कुछ शायरी पढ़ रहे थे। तो हम आपकी बातें सुन के, हम जानते नहीं थे आपको, और बातें सुन के लगा ये बंदा ठीक बात बोल रहा है। तो मैं उस वक़्त ये बंदा था आपके लिए। हाँ, हाँ, मतलब और अब हमारे लिए, मतलब जब हमने पढ़ा लिखा तो मतलब धीरे-धीरे जाना आपको। तो सर मिथ्स टू साइंस, हुँ, और आपने इतनी अच्छे तरीके से लिखा है। और जब से धरती बनी है तब से लेकर मिथ्स तो चलते आ रहे हैं, और फिर साइंस आया, और फिर ये पैरेलली चले। तो इसमें सबसे पहले तो सर यही बताओ, मिथ होते क्या है और साइंस होती क्या है? जैसे आपने स्टार्टिंग में ही पहला चैप्टर ही है। मिथ्स हम उनको कहते हैं जो हुँ, पुराने तरीके से इस धरती के बारे में, इस ब्रह्मांड के बारे में, हुँ, हमारे समाज के बारे में कि ये कैसे चलता है हुँ, और कैसे चलना चाहिए। हुँ, इन दोनों का जवाब जो पुराने ज़माने में दिया गया, उसमें बदलाव आया, तो जो हुँ, पुराना हो गया हम उसे मिथ कहते हैं। ओके। और ऐसे मिथ दुनिया में सैकड़ों हैं, हज़ारों हैं। हुँ, अलग-अलग चीज़ों को लेकर के, वो कभी समाज के बारे में है, कभी आपके शिष्टाचार के बारे में है, कभी आपकी इस रिलेशनशिप के बारे में है कि लेन-देन कैसे होना चाहिए, हुँ, चमत्कारों के बारे में है हुँ, कि चमत्कार कैसे होते हैं। हुँ, और ये गहराई में भी जाने वाले बहुत सारे हुँ, मिथ्स मौजूद हैं। जैसे ट्राइबल सोसाइटीज़ जो थीं, जो जंगलों में रहती हैं, आज भी रहती हैं बहुत हुँ, दुनिया में, उनको अंग्रेज़ी में एबोरिजिनल भी कहते हैं। हुँ, तो ऐसी सोसाइटीज़ इस ब्रह्मांड को, अपने समाज को, अपने लोगों को कैसे देखती हैं, हुँ, उसके बारे में कहानियाँ हैं। ओके। तो ये कहानियाँ जो हैं हम उन्हें मिथ्स कहते हैं। हुँ, स असल में बात ये है कि हमें नहीं मालूम इंसान ने कब सवाल पूछना शुरू किया, हाँ, लेकिन कभी ना कभी तो पी पूछना शुरू किया। हुँ, ये तो अब पता है, हम रोज़ ज़िंदगी में हुँ, सुबह से लेके शाम तक सैकड़ों सवाल पूछते हैं और भूल भी जाते हैं। हुँ, तो ये भी सवाल पूछा होगा कि ज़िंदा और मुर्दा में क्या फ़र्क है? ये भी सवाल पूछा होगा कि ये ब्रह्मांड किसने रचा, कैसे रचा गया? हुँ, ये भी सवाल पूछा होगा कि धरती पर ज़िंदगी कैसे आई? हुँ, अ, हमारा समाज कैसे बना और कौन चलाता है इन हुँ, सारी चीज़ों। तो जब ये सवाल पूछे, हुँ, तो उनके बारे में कुछ न कुछ एक्सप्लेनेशन दिया गया, उनके हुँ, बारे में बातचीत की गई कि भई हुँ, अच्छा, एक भगवान है, एक हुँ, अल्लाह है, खुदा है, या उसके बड़े सारे नाम हैं, हुँ, दुंडारी है एक नाम, रा है एक नाम, आतुम है एक नाम। हुँ, तो अलग-अलग वक़्तों में ये नाम दिए लोगों ने हुँ, अपने-अपने तरीके से, और ये कहा कि कोई था जिसने बनाया है। हुँ, तो ये बहुत सारे मिथ्स हज़ारों हुँ, दुनिया भर में फैले हुए हैं। कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं। हुँ, बड़े इसलिए कह रहा हूँ कि उनके मानने वाले ज़्यादा हैं, हुँ, और कुछ ऐसे हैं जो बहुत कम मानने वाले हैं उनके, हुँ, पर ये हैं। हुँ, और अब दुनिया में बहुत सारा लिटरेचर मौजूद है, हुँ, जिसमें लोगों ने इन मिथ्स को ढूँढा है, हुँ, लोगों से बात की है, रिकॉर्ड किया है, किताबें लिखी हैं। तो सवाल ये है कि हम 2 तरह से देख सकते हैं मिथ को। हुँ, हुँ, एक तो इस तरह से देख सकते हैं कि ये पुरानी कहानियाँ हैं, छोड़ो यार। हाँ, ये किस्से उल्टे-सीधे पुराने लिखे गए थे, हुँ, अब इनका कोई रेलेवेंस नहीं है। हुँ, लेकिन ये मिथ जो हैं वो हमें पुराने ज़माने में किस तरह का समाज था, हुँ, लोग कैसे सोच रहे थे, हुँ, लोग क्या सवाल पूछ रहे थे, हुँ, ये सारी चीज़ों के अंदर झाँकने की भी हुँ, गुंजाइश है इसमें। हाँ, अब अगर कोई ये मिथ है कि दुंडारी आए और पहले सिर्फ़ एक दूध की बूँद थी, हुँ, और उन्होंने पत्थर पैदा किया, पत्थर से लोहा पैदा किया, लोहे से हवा पैदा की, आग पैदा की, ये किया, वो किया, और हुँ, फिर आए और उन्होंने इन 5 तत्वों को मिला करके हुँ, इंसान गढ़ दिया। हुँ, तो ये उस वक़्त की के समाज में हमें हुँ, झाँकने के लिए हुँ, एक अपॉर्च्युनिटी देता है। हुँ, तो मिथ्स को ऐसे ही रिजेक्ट नहीं करना चाहिए।
ओके। ये हमारा धरोहर है। और सर साइंस साइंस की क्या डेफिनेशन, जैसे आपने कार्ल सैगन की डेफिनेशन इसमें दी है कि भाई एक मेथड है यूनिवर्स को समझने का। तो जैसे हम सोचते हैं, तो साइंस का मैं सोचता हूँ तो ऐसा होता है कि भाई कोई ऐसी लॉजिकल चीज़ जिस जो लॉजिकल बेस्ड है, या फिर टेक्नोलॉजी मेरे दिमाग में आता है, या यूनिवर्स मेरे दिमाग में आता है। जैसे आप साइंटिस्ट हो, तो साइंटिस्ट के बारे में गांव में तो एक यही बात होती है कि साइंटिस्ट मतलब वैज्ञानिक जो खोज करता है, कि करेक्ट, भाई साइंटिस्ट है तो इसने कोई खोज करी होगी। तो करेक्ट। उस तरीके से आपकी साइंस की क्या परिभाषा है? और वो साइंस एक की परिभाषा जब मैंने तलाश करनी शुरू की, ये हुँ, सवाल मैंने पूछा अपने से, हुँ, क्योंकि समाज में बड़े सारे दावे होते रहते हैं हुँ, कि हमारे धर्म में या हमारा मिथ जो है जिसमें हुँ, हम यकीन रखते हैं वो बड़ा साइंटिफिक है। हुँ, तो ये मेरे रिश्तेदार भी पूछते थे और कहते थे, हुँ, हुँ, बड़े जो हाँ, थे, टीचर्स भी ऐसे थे जो ये बात कहते थे। हुँ, समाज में बाहर निकले तो देखा कि टेलीविजन भी कह रहा है ये बात, हुँ, हमारी किताब में सारा ज्ञान, हुँ, हमारा मिथ सच्चा, दूसरे का हाँ, बाबा जो है वो झूठा, हाँ, वो ढोंगी, पर हाँ, हमारा वाला सही है। वो बड़ा साइंटिफिक है। हुँ, तो साइंस किसे कहेंगे हम, हुँ, और किसे कहेंगे कि ये साइंस नहीं है? हुँ, बिना परिभाषा के तो आप नहीं हाँ, पहुंच सकते। तो मैंने परिभाषाएं ढूंढनी शुरू की। हुँ, तो मुझे चारवाक पढ़ना पड़ा, हुँ, वो क्या कह रहे हैं, हाँ, मेंशन किया आपने। या बुद्धा पढ़ने पड़े, हुँ, मुझे वो क्या कह रहे हैं, हुँ, और बाकी फिलोसफीज पढ़नी पड़ी, ग्रीक फिलॉसफी एंड ऑल। ग्रीक फिलोसफी पढ़नी पड़ी, देखना पड़ा कि एरिस्टोटल ने क्या कहा है, हुँ, ये देखना पड़ा कि एडम स्मिथ ने क्या पढ़ा, हुँ, क्या बात कही है हुँ, साइंस के बारे में। और वहाँ से मार्क्स और लेनिन और कार्ल पॉपर हुँ, और कून, ये सब देखने पड़े हुँ, कि ये क्या कह रहे हैं। हुँ, तो मेरी एक बात समझ में आ गई, हुँ, वो ये कि ये सारे लोग रैशनैलिटी हुँ, से आगे बढ़ के हुँ, साइंस की परिभाषा दे रहे हैं। हुँ, पर ये परिभाषा अंदर से है साइंस को, क्या साइंस होती कैसी है, हुँ, रैशनैलिटी होती क्या है। हुँ, जैसे बुद्धा कह रहे हैं इस बात को कि भाई रैशनैलिटी का मतलब ये है कि तुम किसी की बात पे यकीन मत करो, चाहे वो हुँ, गुरु ने कही हो, चाहे वो स्क्रिप्चर्स में लिखी हुई हो, शास्त्रों में हो, या हुँ, लोग ज्यादातर मानते हो उसको, या कि हुँ, तुम्हारे कई जनरेशन से चले, यार ये इसलिए हुँ, मत मानो। हुँ, उसको पहले अपनी अकल की कसौटी पे परखो, हाँ, वो बहुत जरूरी है बुद्ध के लिए। और फिर जब ग्रहण कर लो तो मानवता के लिए, अच्छाई के लिए इस्तेमाल करो। हुँ, तो ये रैशनैलिटी की एक डेफिनेशन है कि बात को बिना परखे नहीं मानना चाहिए। ठीक बात है। इससे आगे बढ़ते हैं हम, हुँ, तो हमें पता लगता है कि एरिस्टोटल कह रहा है कॉज के बिना कोई चीज नहीं होती, मतलब वजह होनी चाहिए किसी घटना के लिए। हुँ, तो हम अगर वजह को नहीं समझेंगे तो घटना को नहीं समझ सकते। हुँ, ये एक डेफिनेशन हो गई, ये एक हुँ, परिभाषा हो गई। मार्क्स कह रहे हैं कि द्वंद्व है चीजों के अंदर, टकराव है, और उससे चीजें घटती हैं। हुँ, तो अगर हम ये द्वंद्व जिन चीजों के बीच में हो रहा है उनको समझ लें हुँ, तो हम बाकी सारी चीजों को समझ सकते हैं। हुँ, तो ब्रह्मांड भी ऐसे ही चल रहा है, द्वंद्वात्मक हुँ, बल हैं, फोर्स हैं, हुँ, जिनकी वजह से। तो ये अलग अलग डेफिनेशन आती रही। हुँ, अब इसमें परेशानी यही थी कि ये तो साइंस की इंटरनल डेफिनेशन है, हुँ, अंदर से दी जा रही है। बाहर क्या है, हुँ, साइंस के बाहर किसे कहेंगे हम? हुँ, ये तो हम कह रहे हैं ये साइंस हुँ, है ना। कार्ल पॉपर कह रहे हैं कि जब तक कोई चीज, कोई दावा ऐसा हुँ, नहीं है हुँ, कि जिसे गलत साबित किया जा सके, तब तक वो साइंस का दावा नहीं है। हुँ, पर ये अंदर से, हुँ, ये परिभाषा। हुँ, बाहर क्या है? तो बाहर लगा कि ये मिथ्स हैं, सुपरस्टिशंस हैं, हुँ, जो उन्हीं सवालों को उठा रहे हैं जिनको साइंस उठा रही है, उनका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, और फिर धर्म बन जाते हैं। हुँ। तो ये हमेशा का सच बन तो सर जाता है। माइथोलॉजी से धर्म बनना स्टार्ट हुए हैं, या फिर किस तरीके से? माइथोलॉजी से ही बनना है, मेरा यही मानना है। हुँ, सबसे पहले ये बात कि एक चीज आत्मा होती है हुँ, जो हमारे मरने के बाद भी जिंदा रहती है, हमेशा के लिए।
सॉरी टू इंटरप्ट सर, पर मेरे को आत्मा का मतलब कभी समझ ही नहीं आया कि वो होती कहाँ है। मतलब अगर कहाँ होती है नहीं मालूम, उसकी ज़रूरत ही नहीं है पता करने की। अलग-अलग लोगों ने हाँ, कहा है, हाँ, यहाँ होती है, पीछे होती हाँ। है, यहाँ होती है, दिल में होती है। या अपने कॉग्निशन प्रोसेस को ही हम आत्मा कहते हैं कि मतलब ये है क्या? सॉरी, मैं आप कंटिन्यू करिए उस पे। ये सवाल बड़ा वैलिड सवाल है, हुँ, लेकिन ये इस तरह से प्रूव करने की कोशिश की जा रही है कि इंसान जब मर जाता है, हुँ, तो सारा बदन जो है या हुँ, कोई भी जीव मर हुँ, जाए, तो उसके सारे बदन जो है वो मिट्टी में मिल जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है, हुँ, उसके टुकड़े-टुकड़े हो जाते हैं। हुँ, तो हर जो कंपोनेंट है हमारे बदन में, जितने केमिकल्स हैं हमारे बदन में, वो सारे बिखर जाते हैं। हुँ, तो कोई तो ऐसी चीज़ है हुँ, जो हमें ज़िंदा रखती है। हुँ, तो डेफ़िनेशन ही आत्मा की यहाँ से आ रही है ओके। कि कुछ चीज़ है जो ज़िंदा और मुर्दा में फ़र्क करती है। यानी पत्थर में आत्मा नहीं है, हुँ, लेकिन शेर में आत्मा है, हुँ, चींटी में आत्मा है, मक्खी में आत्मा है, हुँ, हमारे बदन में आत्मा है। तो आत्मा की कोई डेफ़िनेशन इसके अलावा है ही नहीं, और हुँ, इसी तरह से भगवान की कोई डेफ़िनेशन नहीं है। हुँ, हुँ, तो आत्मा का जब सवाल उठा होगा हुँ, और किसी ने बहुत अच्छे तरह से, बड़े प्यार से हुँ, ये एक्सप्लेन किया कि आत्मा होती है कोई चीज़, वो मान लो, हुँ, तो सब कुछ जवाब मिल जाएँगे तुमको। हुँ, उसी तरह परमात्मा हो गया। हुँ, जब आत्मा का कॉन्सेप्ट आ गया, तो हुँ, परमात्मा क में तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं। परमात्मा। हाँ, मतलब हमें आत्मा चला रही है, हाँ, आत्मा निकल गई तो हम हाँ, मर गए, हाँ, और परमात्मा जो है, हाँ, वो सारे ब्रह्मांड को चला रहा है। हाँ, ये तो दोनों में बिल्कुल सीधा रिश्ता हो गया ना। ओके। तो ये एक मॉडल है हमारे हुँ, पास, हुँ, जो घट रहा है उसको एक्सप्लेन करने के लिए। हम जिंदा क्यों हैं? आत्मा की वजह से। तो सर ये तो रिलीजन का ही बेसिस हो गया, फाउंडेशन हो गया एक तरीके से तो। ये बिल्कुल फाउंडेशन है रिलीजन की। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हुँ, और ये इतनी खूबसूरत है हुँ, फाउंडेशन कि आज तक लोग यकीन कर रहे हैं, हजारों हुँ, सालों से। हुँ, बात वही है कि हुँ, एक जगह आत्मा है हुँ, और फिर उससे आगे परमात्मा है। हुँ, हुँ, आत्मा हमें चला रही है, हुँ, परमात्मा ब्रह्मांड को चला रहा है, हमारे समाज को चला रहा है, हमें भी चला रहा है। हाँ, हाँ, कण कण में है भगवान। हाँ, कण-कण में। अल्लाह की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं खड़कता। हाँ, अब ये समझ में नहीं आता कि हाँ, अल्लाह हो या परमात्मा हो, हाँ, उनको कण कण में होने की और पत्तों में होने की क्यों जरूरत है? मेरी हुँ, मेरी समझ से थोड़ा बाहर है हाँ, ये बात। पर जो लोग हाँ, मानते हैं वो मानते हैं। हाँ, तो सर रिलीजन की फिर कैसे स्टार्ट हुई जर्नी? माइथोलॉजी से जब कहानियाँ शुरू हुई, जैसे आपने बताया कि ट्राइब्स की कहानियाँ थी, जैसे आपने इसमें लिखा है। हाँ जी। ये हैं मिथ्स हुँ, जिनके अराउंड, जो जिनके चारों तरफ इकट्ठा होते हैं यकीन करने वाले, हुँ, और उनकी तादाद बढ़ती जाती है। हुँ, अब जब समाज में बदलाव आया और बड़े लेवल पे गठन होने लगा, यानी हुँ, शहर बनने लगे और हुँ, फिर शहरों के बीच में हुँ, ताल्लुकात बढ़े तो सभ्यताएं बनी, तब जरूरत पड़ी कि सब कुछ एक चीज, सब सारे लोग जो एक जगह रहते हैं वो माने। हुँ, तब जन्म हुआ अ, धर्मों का, ओके। मज़ाहिब का, हुँ, रिलीजन्स का। हुँ, और उन्होंने जितना कुछ हो रहा था समाज के अंदर, हुँ, उसको इकट्ठा करके टेक्स्ट बनाए, हुँ। यानी किताबें लिखी। जब लिखाई शुरू हो गई, सुमेरियन में जब हुई ना, जैसे आपने मेंशन किया, उरुक सिटी में शायद। उरुक सिटी, हुँ, उसके बारे में कहा जाता है कि हुँ, पहला सिटी है जहाँ पहली बार हुँ, हमको सिंबल्स मिलते हैं। ओके। लिखाई जिसे कहते हैं वो हुँ, पहली बार वहाँ हुँ, मिलती है। लगभग उसके 100 साल बाद की हमें मिलती है इजिप्ट में, ओके, ओके, हाँ। सिंबल्स हुँ, जो हैं। और उसके बाद एक बड़ी एपिक मिलती है जिसको गिलगामेश कहते हैं, उसका भी जिक्र मैंने हुँ, किया है हुँ, 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 है इसमें। किताब में। हुँ, तो जब ये शुरू हो जाता है, हुँ, तब फिर लिखाई में और खाली ज़बानी बोलने में हुँ, फ़र्क आ जाता है बहुत बड़ा। हुँ, क्योंकि अब लिखाई बदली नहीं जा सकती। हुँ, लिखाई तो जम गया मामला। हुँ, हुँ, आपने एक बार लिख दिया हुँ, तो हुँ, बस लिख दिया। हुँ, और उस ज़माने में पत्तल पे या हुँ, मिट्टी की अ, प्लेट्स बना कर के, हुँ, या अ,
कई जगह के ऊपर, पत्तों के ऊपर भी, हमारे यहाँ भी पत्तों पे बहुत लिखा गया है। हम्म, लेकिन एक बार लिख दिया तो वो फिर बदलेगा नहीं। हाँ, बातों में तो आप इधर मोड़ लीजिए, उधर मोड़ लीजिए, ये हम्म, लफ्ज बदल दीजिए, वो लफ्ज बदल दीजिए, हम्म, पर एक बार लिख दिया गया तो वो शास्त्र बन गए। हम्म, अब उनका याद रखना, हम्म, उनको नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाना, ये आसान हो गया हम्म, बिना बदले हुए। हाँ, यहां से धर्मों की शुरुआत होती है, जो बड़े लेवल पर हैं, मान्यताएं, जिसमें हजारों लोग शामिल होते हैं और एक ही तरह से चीज़ों को देखना शुरू करते हैं। उनका अपना भगवान हो जाता है, उनके अपने समाज से जो कुछ समाज में हो रहा है वो सारी चीज़ें, या आपस के संबंध, हम्म, इन सब के कानून बना लिए गए। हम्म, यहीं पर ही गठन होता है पहले मंदिरों का, ओके, जहां शुरुआत में हिसाब किताब रखा जाता है, दौलत रखी जाती है, टैक्स का पैसा रखा जाता है, किसकी जमीन कहाँ है, किसका घर कहाँ है, ये सब कुछ शुरू होता है, किसके पास कितनी भेड़ें हैं। ये जो रिलेशनशिप है अब दाखिल हो जाती है हमारे स्क्रिप्चर के अंदर या शास्त्रों के अंदर, ओके, और यहां से धर्मों का गठन होता है। समाज बदलता है जहां एक राजा का कॉन्सेप्ट आता है, वहां पर एक खुदा का कॉन्सेप्ट आता है, एक भगवान का कॉन्सेप्ट आता है। जिन जिन समाजों में एक राजा का उदय होना शुरू हो रहा है, वहां जो धर्म पैदा हुए, वो फिर कहते हैं कि भगवान एक ही है, सबका बनाने वाला। अच्छा, यानी छोटे छोटे गुड हैं, उनको जमा करने के लिए आपको ये कहना जरूरी है। ओके, यूनिटी के लिए, आपस की यूनिटी के लिए, सब एक चीज माने उसके लिए। आप ये नहीं कह सकते कि तुम्हारा भगवान अलग है, मेरा भगवान अलग है, उसका भगवान अलग है, ये नहीं हो सकता। जिन समाजों में एक राजा नहीं है, जैसे हमारे देश में जो सभ्यता पनप रही थी, वहां एक राजा नहीं, बहुत सारे राजा थे और बहुत बिखरा हुआ समाज था। यानी एक शहर और दूसरे शहर के बीच में भी बहुत बड़े बड़े गैप्स थे, बहुत कम लोग रहा करते थे। जो शहर बने हमारे यहाँ, और वो खुदाई हमें बताती है, उनका डिस्टेंस बहुत ज्यादा था एक दूसरे से। अच्छा, तो अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए था, अलग अलग जोग्राफिकल कंडीशंस थी, अलग अलग तरह के पेड़ थे, पौधे थे, कहीं नदी थी, कहीं नहीं थी, वगैरह वगैरह। तो बदलाव था, तो एक राजा से काम नहीं चल सकता था हमारे यहाँ। तो इसलिए हमारे यहाँ, हमारी सभ्यता के अंदर उस तरह से एक गॉड का तस्वुर नहीं आया। और जो मिथ्स बने, उनमें भी बहुत ही अलग अलग तरह की बातें कही गई। यानी इंद्र भी बना रहे हैं इस ब्रह्मांड को, ब्रह्मा भी बना रहे हैं इस ब्रह्मांड को, मतलब 5-7 अलग अलग डेफिनेशन है उसकी। हाँ, मिथ वही है कि ब्रह्मांड को किसने बनाया, लेकिन नाम अलग हैं सबके कि किसने बनाया। और एक ही स्क्रिप्चर में कभी कभी ऐसा है कि वही कहानी कभी बृहस्पति के नाम से है, कभी ब्रह्मा के नाम से है, कभी इंद्र के नाम से है, तरह तरह के नाम से। जैसे एक्लीज हिल ट्रॉय में है, और यहाँ पे भी कृष्णा की वो एडी में वो मारने का वो बताते हैं कि जब उनकी डेथ हुई, उसी तरीके से। तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि ये डिफरेंस क्या है कि अरब वर्ल्ड में और यूरोप में कैसे एक्सेप्ट हो जाता है एक गॉड, और यहाँ मल्टीपल गॉड्स हैं। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज मुझे लगी कि यहाँ मल्टीपल गॉड्स क्यों है भाई। हो सकता था कि हम भी एक ही गॉड में यकीन रखते, तो वो नहीं हुआ यहाँ पे, हो भी नहीं सकता था क्योंकि डिस्टेंसेस बहुत थे, कल्चर्स डिफरेंट थे, और कल्चरल डिफरेंस था, और माइथोलॉजी भी डिफरेंट थी। माइथोलॉजी डिफरेंट थी, और बाहर से भी आ रही थी। एरियंस आए तो वो अपने ले आए गॉड, हमने उनको भी मान लिया। जो द्रविड़ रह रहे थे, हमने उनके भी गॉड को मान। तो हमारे यहाँ बहुत सारे गॉड्स हैं।
कृष्णा कहीं पैदा हो रहे हैं, राम कहीं पैदा हो रहे हैं, देवी यहाँ का और है, त्रिमूर्ति तो है ही, हाँ, वो तीनों अलग अलग हैं, उनके हाँ, काम भी बटे हुए हैं हाँ, तीनों के, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो काम भी बटे हुए हैं उनके। तो हमारे यहाँ इसलिए ये ऑब्जर्व किया जाता है कि ये सारे अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग जगह से, अलग अलग ट्राइब्स के, अलग अलग, उनको जब एसिमिलेट करने की कोशिश की गई तो हमने सबको अडॉप्ट कर लिया, क्योंकि एक राजा तो चला ही नहीं सकता था। एक्सक्लूसिव नहीं हो इस सकते पूरे आप। एरिया पे कभी भी अंग्रेजों के आने से पहले एक राजा का राज नहीं रहा। क्योंकि एक राजा का राज नहीं रहा, इसलिए मल्टीपल गॉड्स की परंपरा कंटिन्यूड रही। जो ट्राइबल सोसाइटीज में थे कि हर ट्राइब का एक गॉड अलग होता था, वो परंपरा हमारे यहाँ आज तक चली आ रही। ओके, आप किसी गॉड को मानना चाहते मानिए, नहीं मानना चाहते मत मानिए। दूसरे को मान लो, एक से नाराजगी होगी तो ये भी तो हाँ, दूसरे को मान लीजिए। हाँ। इस तरीके से। तो सर इसमें फिर ये साइंस कहाँ से आता है? साइंस कब डेवलप होता है? उसका इन्वेंशन क्या है? जब इंसान सवाल पूछना स्टार्ट करता है तब है, ये क्या है? मेरा मानना ये है कि इंसान ने बिल्कुल शुरुआत से ही जब सवाल पूछना सीखा तो दो अलग अलग तरह से पूछे। सवाल वही थे, पूछने का तरीका अलग था। एक तरीका था जिसमें इंसान पूछ रहा था कि ये क्यों है, ये जो कुछ घट रहा है समाज में हो या ब्रह्मांड में हो, ये क्यों हो रहा है। और दूसरा जानने की कोशिश थी कि ये कैसे हो रहा है। इन दोनों में बड़ा फर्क है। इंसान दोनों चीजें चाहता था, दोनों के जवाब चाहता था। क्यों है कभी जवाब चाहता था, और कैसे घट रहा है कभी जवाब चाहता था। तो जब उसने कैसे वाले सवाल पूछे, वो उसे साइंस की तरफ ले गए। साइंस जिसमें हमेशा का कोई सच नहीं था, क्योंकि जैसे जैसे ज्यादा हमारी नॉलेज बढ़ती गई, हमारा ज्ञान बढ़ता गया, हमारी ऑब्जर्वेशन बढ़ती गई, हमें नए डेटा का पता लगता रहा, नए आंकड़े आते रहे, वैसे वैसे हमारी समझ विकसित होती चली गई। पर जब हमने क्यों से पूछा तो उसका आसान जवाब था भगवान की मर्जी। ये सब कुछ भगवान ने किया है। तो ये तो हमारा, ये तो कोई जवाब ही नहीं हुआ सर। इसका मतलब तो ये हो गया कि जब हम सोचना बंद कर देते हैं तब भगवान आ गया। यहाँ पे सोचना बंद, या इसको दूसरी तरह से कहते हैं, जो मैंने किताब में कोशिश की है कहने की, कि जहां हमारी ज्ञान की नॉलेज, ज्ञान की जो सीमा आई, तो हमने छोड़ दिया भगवान के ऊपर, तब वो भगवान का कॉन्सेप्ट आ गया। तब वो भगवान का कॉन्सेप्ट आ गया। इसीलिए कैसे ने हमेशा नई चीज खोजी, जिसको साइंस हम कहते हैं। जब साइंस ने खोज लिया तो हमने यहाँ कहा कि अच्छा यहाँ तक तो आ गए हम, यहाँ से इस हिस्से में भगवान था पहले, अब वो भगवान निकल गया क्योंकि साइंस ने बता दिया कि भाई ये कैसे होता है। वो ले लेते हैं, मैग्नेट ले लेते हैं। पहले जब देखा तो मैग्नेट में भगवान था, उसकी वजह से चीजें खींच रही थी। बाद में साइंस ने बता दिया नहीं नहीं नहीं, ये तो कुछ और है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है यार, क्या बात कर रहे हो तुम। तो वहां से भगवान निकल गया, मैग्नेट में से भगवान निकल के और दूर चला गया। दिन रात कैसे बनते हैं, भगवान की मर्जी। पर बताया नहीं नहीं नहीं, जमीन घूम रही है इस वजह से बनते हैं। सूरज कैसे घूम रहा है, भगवान की मर्जी। पर पता लगा नहीं, सूरज नहीं घूम रहा है, साइंस ने ये बताया। जब कैसे का सवाल पूछा तो वहां से भी भगवान निकल गया। तो भगवान को साइंस जो है वो एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह से निकालती जा रही है, बाहर करती जा रही है। कहा कि 7 आसमान होते हैं, मिथ तो यही है कि 7 आसमान है, और 7वें आसमान पे जन्नत है और दोज़ख है, वहां भगवान बैठा हुआ है, राइट। अब साइंस ने कहा भगवान आसमान तो होता ही नहीं, आकाश तो कुछ है ही नहीं, हमें पता लग गया। तो वहां से भी भगवान को निकलना पड़ा। ओके। तो जैसे जैसे सीमा बढ़ती चली गई ज्ञान की, वैसे वैसे वो सीमा भी सिमटती रही, जिसमें हम कहते थे कि ये भगवान की मर्जी से होता है। कॉन्सेप्ट टूटते गए जैसे जैसे इवॉल्व होते गए हम। करेक्ट।
ओके ओके। जैसे जैसे विकास हुआ ज्ञान का, हम्म वैसे वैसे भगवान वहां से हम्म बाहर निकलता गया, सीमा बढ़ती चली गई। ओके। आज भगवान के बारे में जो लोग जानते हैं इस बात को, हम्म जो लोग इस बात को समझते हैं कि बिग बैंग से शुरू हुई हम्म इस पूरे ब्रह्मांड की हम्म कहानी, हम्म तो वो पूछते हैं उससे पहले क्या, तो भगवान उससे पहले चला गया। हम्म वो पता नहीं है हमारे को अभी। साइंस को वो पता नहीं है, हाँ वहां के बाद का पता है। हाँ तो पहले तो भगवान रोज था हमारी जिंदगी में, पर जब ये पता लगा कि बिग बैंग से शुरू हुआ सारा किस्सा, तो 14 बिलियन ईयर्स के पीछे ढकेल दिया आपने भगवान के कॉन्सेप्ट को। यानी उससे पहले क्या था, अब सवाल ये पूछा जा रहा है। तो साइंस इन चीजों के जवाब देती जा रही है, वैसे वैसे सीमा बढ़ती जा रही है ज्ञान की, और उस सीमा के पार है हमेशा भगवान। पर इसमें जैसे बिलीफ और फेथ का अभी आपने जिक्र किया है कि, और फेथ में आजकल एक जो रिलीजियस साइंटिस्ट भी होते हैं, ये दोनों ऑक्सीमोरन बात है वैसे कि वो कहते हैं कि फेथ इंस्टिंक्ट होता है एक दिमाग में इंसान के। अगर आप खुदा को नहीं मान रहे हो तो आप कार्ल मार्क्स को मान रहे हो, आप कार्ल मार्क्स को नहीं मान रहे हो तो आप अपने प्रेमी को मान रहे हो, पर आप मानोगे जरूर किसी ना किसी को। तो ये फेथ और बिलीफ सिस्टम ह्यूमन में डेवलप होना किस तरीके से स्टार्ट हुआ? देखिए, जो लोग मानते हैं, हाँ, मतलब ह्यूमन मानते तो हैं ही। हाँ, जो लोग मानते हैं ओके। कि ये सब कुछ चीजें जो चल रही हैं वो किसी दैवीय शक्ति से चल रही हैं, सुपर नेचुरल पावर से चल रही हैं, उनके दिमाग में ये आ ही नहीं सकता कि कोई नहीं मानता होगा। तो इसलिए वो आपको चैलेंज करते रहते हैं। अच्छा नहीं, अपने अब्बा में तो यकीन होगा, अपने पिता में तो यकीन होगा तुम्हें, ये कुछ नहीं तो एनर्जी में होगा। आजकल बड़ा किसी कॉन्सेप्ट में तो होगा, किसी कॉन्सेप्ट में होगा, आजकल बड़ा फैशन चला हुआ है। मैं पॉजिटिव एनर्जी में यकीन रखता हूँ। अरे भाई, एनर्जी पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होती है, स्केलर क्वांटिटी है। एनर्जी एनर्जी होती है, बस खत्म। और जो कह रहा है वो जाहिल है, उसे नहीं मालूम एनर्जी क्या चीज है, उसको एनर्जी की परिभाषा नहीं पता। तो ये फैशन आते रहते हैं, लोग तरह तरह से उसको, पर बेसिकली मैं जो बात कह रहा हूं वो ये है कि जो लोग मानते हैं वो ये यकीन ही नहीं कर सकते कि कोई बिना माने भी रह सकता है। इसलिए ये सारी चीजें, ये दावे किए जाते हैं कि आप कुछ ना कुछ तो मानते होंगे। मैं नहीं मानता, जो मानते हैं उनसे कोई झगड़ा नहीं है मेरा, लेकिन मैं नहीं मानता और मुझे जरूरत भी नहीं पड़ी। अब 70 साल का हो रहा हूं, कभी नहीं माना। मेरी जिंदगी अच्छी ही गुजरी है, कोई बुरी नहीं गुजरी। मैं बहुत हैप्पी हूँ, सेटिस्फाइड हूँ अपनी जिंदगी से बिना माने। और मैंने कोई करप्शन नहीं किया, कोई किसी को मारा नहीं, किसी का कत्ल नहीं किया। ये भी कहते हैं ना कि नैतिकता कहाँ से आएगी, मोरालिटी। तो भाई मैं हूं ना, देख लो नैतिकता कहाँ से आई है। कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं मानता। पर तुम यकीन ही नहीं करते कि नहीं मानता। अब जो आप सवाल उठा रहे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि बिलीफ में और फेथ में क्या फर्क है। बिलीफ तो ये है कि मैं यहां बैठा हुआ हूं क्योंकि इसमें एविडेंस है, इसको प्रूव किया जा सकता है, और इसके लोग हैं ऐसे जो आपको बता सकते हैं कि भाई ये तरीका है पता करने का कि मैं यहां बैठा हूं। हाँ, ये पैटर्न है। हाँ, मतलब मैं चांद पे नहीं गया, लेकिन चांद में गड्ढे हैं, वहां पर बड़े बड़े और पहाड़ हैं, ये मुझे मालूम है। मैं तो नहीं गया वहां पर, देखे नहीं मैंने, उन गड्ढों में तो नहीं उतरा, मैं समंदर की तली में भी नहीं गया, पर उसको प्रूव किया जा सकता है कि समंदर की तली में क्या है। करेक्ट। जहां प्रूव की जरूरत ही ना पड़े और आपसे कोई कहे बस मान लो कि ये है। इसकी बड़ी अच्छी मिसाल दी है एक फिलोसोफर ने कि भाई कोई ये दावा करे कि एक केतली है जो जमीन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। बर्टन रसल ने दिया। बर्टन रसल। तो केतली चक्कर लगा रही है,
तो अब आप यकीन कर लीजिए, आपका दिल चाह रहा है तो इसमें प्रूव नहीं कर सकते आप और डिसप्रूव भी नहीं कर सकते। तो बटन रसूल का तो ये कहना है कि ओनस उसके ऊपर है, जो दावा कर रहा है कि केतली चक्कर लगा रही है वही प्रूव करे। हाँ। जो नहीं मान रहा उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो फेथ ऐसी चीज है जिसमें आप मान लेते हैं और सवाल रुक जाता है, फिर आप उससे आगे सवाल नहीं पूछ सकते। भगवान है, इसका क्या एविडेंस है? इसका एविडेंस ये है कि ब्रह्मांड कितने अच्छे तरीके से चल रहा है, इतने खूबसूरत फूल कैसे खिल रहे हैं, मेरी आंख जो है वो कितनी अच्छी डिजाइन की हुई चीज है, उसका कैसा ताल्लुक है मेरे ब्रेन के साथ, और दिमाग देखता है ये किसी ना किसी ने तो किया होगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे ये दावा किया जाता है कि अगर घड़ी है, वो भी एक फिलोसोफर का कहना है कि अगर घड़ी है तो उसका बनाने वाला भी कोई होगा। तो ये आप नतीजा निकालते हैं कि भगवान होगा। अगर कोई बनाने वाला है तो भगवान कह देते हैं उसको, अल्लाह कह देते हैं, गॉड कह देते हैं, आतम कह देते हैं, जो कहना है कह लीजिए, यहोवा कह लीजिए आप। ये है सीन। नाम से मतलब नहीं है कोई, लेकिन वो उसने बनाया है, कोई बनाने वाला है, क्योंकि बनी हुई चीज मौजूद है। मतलब ये बनी हुई चीज मौजूद है तो इसका बनाने वाला कोई होगा। मैं नहीं जानता कोई किसने क्रिएटर बनाया होगा। हाँ। मुझे थोड़ी मालूम है कि ये किसने बनाई है, मैं तो दुकान से खरीद के लाया हूँ इसको। तो भाई कोई ना कोई तो होगा जिसने ये बनाया है। तो ये एविडेंस है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है इस एविडेंस में? इस एविडेंस में ये प्रॉब्लम है कि अगर अल्लाह है तो ये लॉजिक तो उस पर भी अप्लाई होनी चाहिए ना। ठीक बात है भाई, ये लॉजिक अगर इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं आप और इसका एविडेंस दे रहे हैं, ये आप साबित कर रहे हैं कि अल्लाह है, तो फिर अल्लाह का बनाने वाला कौन? खुदा का भी बनाया होगा। लेकिन प्रॉब्लम यही आती है कि फिर आप ये सवाल पूछ नहीं सकते। धर्म के अंदर रह करके आप ये सवाल नहीं पूछ सकते। आप ये सवाल नहीं पूछ सकते कि अल्लाह को किसने बनाया, वो हमेशा से। तो मान लेते हैं यार कि ये ब्रह्मांड जो है वो हमेशा से, राइट? साइंस के अगेंस्ट जाके मान लो ना कि ब्रह्मांड हमेशा से। और कई धर्मों ने कहा है, जैनिज्म ने कहा है इसको, बुद्धिज्म ने कहा है इसको कि हमेशा से। तो जो धर्म है और जो अल्लाह का कॉन्सेप्ट है, जो गॉड का कॉन्सेप्ट है, जो खुदा का कॉन्सेप्ट है या ब्रह्मा का कॉन्सेप्ट है, वो यहाँ पर ला करके सवालों को रोक देता है। आप धर्म के बाहर के सवाल नहीं पूछ सकते, आप धर्म के अंदर के सवाल पूछ सकते हैं। आप ये तो पूछ सकते हैं कि 3 तलाक सही है कि नहीं है। आप ये तो पूछ सकते हैं कि सती सही है कि नहीं है। लेकिन ये सवाल नहीं पूछ सकते कि ब्रह्मा है कि नहीं है। आप ये सवाल नहीं पूछ सकते कि हनुमान जी ने सूरज को निकल लिया था कि नहीं। आपको यकीन ही करना है। दिमाग कह रहा है कि भाई कोई सूरज को नहीं निकल सकता, पर यहां तो यकीन करना है। जिस दिन आप ये सवाल उठा देंगे उस दिन क्राइसिस पैदा हो जाती। जैसे ही आपने पूछा कि भाई ये जो रामचंद्र जी हैं वो अयोध्या में पैदा हुए कि नहीं हुए, इसमें मुझे डाउट है, तो आप ये डाउट नहीं कर सकते। आप ये डाउट करेंगे तो आपको पड्डे पीटेंगे। ठीक बात है। अब आपकी पिटाई हो जाएगी। आप ये कि मोहम्मद साहब ने चांद के 2 टुकड़े किए, यकीन ही करना है ना। आप ये सवाल थोड़ी ना उठा सकते हैं कि अगर किए थे 2 टुकड़े तो सारी दुनिया ने देखा होगा, कहीं कोई एविडेंस है क्या? किसी स्क्रिप्चर में लिखा है कि हाँ हमने उस दिन देखा था कि 2 टुकड़ों में था चांद। ठीक बात है। भाई इंडिपेंडेंट एजेंसी साइंस में जरूरी है उस एविडेंस को सही साबित करने के लिए। यहाँ कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी साबित या गलत साबित नहीं कर सकती। पर सर साइंस और आपका रिलीजन ये भी तो पैरेलल ही है, ये ऑक्सीमोरन होते हुए भी पैरेलल हैं। जैसे आइंस्टाइन कहते हैं कि भाई साइंस जो है वो कॉस्मिक रिलीजन है और बिना साइंस के रिलीजन जो है वो ब्लाइंड है और बिना रिलीजन के साइंस जो है वो लेम है। तो
तो ये पैरेलल कैसे हैं ऑक्सीमोरन होते हुए भी? ये पैरेलल नहीं है और मैं अच्छा, नहीं है। आइंस्टाइन से बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ। ओके। और साइंस में ये आज़ादी है कि आप आइंस्टाइन हो या हबल हो या जो भी कोई हो, भी हो, आप हाँ, उससे डिसएग्री कर खत्म हो सकते हो। जाएंगे वो। हाँ। एक तो बात ये है कि वो साइंस के बाहर की बात कर रहे हैं, हम्म। तो साइंस में तो मैं उनको बड़ा मानता हूँ, लेकिन जब वो रिलीजन की बात रिलीजन की बात करते हैं तो हम्म। वो कोई अथॉरिटी नहीं है उसके ऊपर। हम्म। बड़ा दिमाग है, हम बहुत इज्जत करते हैं, दुनिया बदल के रख दी, साइंस को बदल के रख दिया, बड़ा दिमाग। पर ये कि उनकी हर बात मान ली जाए, ये बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि साइंस में नहीं मानी जाती। और अगर हबल ने सारी बातें मान ली होती तो एक्सपेंडिंग यूनिवर्स नहीं होता, इसलिए कि आइंस्टाइन ने कहा था यूनिवर्स स्टैटिक है। तो आइंस्टाइन ने गलती की थी, बड़ा साइंस में भी गलती कर सकता है और उसको दूसरे लोग सही कर देंगे। तो जहां तक इसका सवाल है कि इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है, सर मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ इसका। अब्दुल सलाम हुए हैं पाकिस्तान के इकलौते नोबेल लॉरेट थे वो, और अब उसके बाद मलाला हुई 1979 में, उनको मिला फिजिक्स में इलेक्ट्रो यूनिफिकेशन के लिए स्टीवन विनबर्ग के साथ में। तो वो कहते हैं कि जब मैं लंदन में था और जब मैं पढ़ाई लिखाई करता था तो मैं मस्जिद में जाता था, और मस्जिद में मैं जाता था तब वहाँ पे बैठ के मेरे दिमाग में अचानक से वो थ्योरीज और थ्योरम्स आती थी। उसकी वजह से मैंने ये इलेक्ट्रो यूनिफिकेशन की थ्योरी दी। आप इसको कैसे देखते हैं? इसको मैं बिल्कुल वैसे ही देखता हूँ जैसे हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मैथमेटिशियन है जिनका ये कहना था कि मेरी देवी की वजह से मुझे मैथमेटिक्स की थ्योरम्स आती हैं मेरे दिमाग में। तो ये रिलीजन पैरेलल नहीं हुआ? रामानुजन, हाँ हाँ राइट। हाँ। तो ऐसे दावे बहुत सारे लोगों ने किए। ओके। सी, जो साइंस है उसके अंदर भी सोचना तो हमें पड़ता है ना। और वहीं से आइडिया आता है ना, वही दिमाग है। जो रिलीजन वाला दिमाग है वही तो दिमाग है, कोई अलग अलग दिमाग थोड़ी ना है दो। तो अगर आप सोचने के लिए बैठे हुए हैं कहीं और आप साइंटिस्ट हैं, तो जाहिर है कि वो मस्जिद भी हो सकती है और लेबोरेटरी भी हो सकती है। हाँ, मैं मस्जिद में नहीं जाता तो मुझे कोई साइंटिफिक वो आया ही नहीं है। इतने लोग हैं जो कभी मस्जिद, मंदिर, गिरजा यहाँ वहाँ कहीं नहीं गए, उनको नहीं आई क्या? बिल्कुल आई है। तो ये क्या बात हुई कि आपको वहां पे आ गई? हाँ। आपको वहां सोचने की मोहलत मिलती है। अच्छा फील कर रहे हो आप अच्छा फील कर रहे हैं, आपने नमाज पढ़ी, आपने भजन गाया, वहां अच्छा फील कर रहे हैं, वहां भी आएंगे आपको कोई विचार। तो ये तो बेकार की बात है इसमें कुछ तलाश करना। बेसिक सवाल ये है कि हम क्या पूछ रहे हैं और क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे चीजें घटती हैं साइंस का डोमेन है, क्यों घटती हैं ये रिलीजन और फिलॉसफी का डोमेन है। ये दोनों अलग अलग डोमेन है। एक में सवाल एक जगह जाके रुक जाते हैं, उसके ऊपर ऊपर लॉजिक है, उसके नीचे लॉजिक नहीं है। यानी इसमें कोई लॉजिक नहीं है कि भगवान की मर्जी से सब कुछ हो रहा है, बाकी सारा लॉजिकल है। एक बार मान लिया तो फिर पहाड़ तो लेके हथेली पे उड़ ही सकते हैं। एक बार मान लिया आपने कि कोई दैवीय शक्ति है वो सब चला रही है और वो शक्ति मेरे अंदर आ जाए तो मैं भी चमत्कार कर सकता हूँ। आजकल ये तो लॉजिकल है, आजकल रोज कर रहे हैं लोग। धंधा है ये बहुत हाँ, अच्छा। हाँ, वो तो एक पागल आदमी है जो हनुमान जी से सीधे बात करता है ऐसे पकड़ के, ऐसे करके क्या कर रहा है वो? बेवकूफ बना रहा है सारी जनता को। आपको नहीं लगता ये बिजनेस है बहुत अच्छा? पाखंड सबसे अच्छा बिजनेस है आज के दिन। आपने बिल्कुल सही बात कही और मैं इसको इस तरह से कहता हूँ कि हमारे देश में खास तौर से, और देशों में भी हो रहा है यही, लेकिन हमारे देश में खास तौर से 80 और 90 के दशक के दौरान जब हमारे जैसे लोग साइंस विज्ञान के अनुसंधान बना रहे थे, ये सोचने की कोशिश कर रहे थे कि हमारा देश कैसे तरक्की करे साइंस में, उस वक्त कुछ ऐसे लोग भी थे जो ये मार्केट तलाश कर रहे थे जिसको हम अंधविश्वास का मार्केट कह सकते हैं। और ये अंधविश्वास का मार्केट बड़ा मार्केट था। और फिर इन लोगों ने फैक्ट्रीज बनाई अपनी जो अंधविश्वास की फैक्ट्रीज थी। मैं ये बाबाओं के आश्रम को अंधविश्वास की फैक्ट्री मानता हूँ। यहाँ पर पुराने और नए, पुराने थोड़ा सा झाड़ा पोछा, नई टर्म्स डाली उनके अंदर,
इधर से उधर से, हम्म, कहा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ऐसे करो तो, ऐसे करो तो घटता है। हम्म, क्या कह रहे हैं? ब्लड प्रेशर की जानकारी 150 साल पुरानी है। हम्म, कह रहे कैंसर ठीक हो जाता है। अरे कैंसर तो कल पता लगा है हमको कि कोई बीमारी होती है, इससे पहले तो पता ही नहीं था। तो कैंसर का वर्ड ऐड कर दो, ब्लड प्रेशर का वर्ड ऐड कर दो, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कौन से शास्त्र में? सारे शास्त्र तो ये कहते हैं कि सब कुछ 5 तत्वों से बना है या 4 तत्वों से बना। तो ऑक्सीजन तो अभी पता लगी है आपको, आपने ऑक्सीजन डाल दिया, इनका घल्लू घारा किया अच्छी तरह से, और फिर आपने पुराने मिथ्स को नए पैकेजिंग कर दी उनकी, और नए मिथ्स भी बना दिए, क्योंकि अब तो कोको कोला भी आ गया है। तो कहा कोको कोला नहीं रखा तुमने, 2 बोतल कोको कोला पियो समोसे के साथ, समोसे के साथ, सब निवारण हो जाएगा तुम्हारा। आसान है, आपने कोको कोला भी आपने मिल कभी जाएगा। करके देखा है ऐसे सर? भाई उन्होंने तो एक शुगर के पेशेंट को खीर खिला दी और मर गया वो बेचारा। बताओ। एक CSIR के एम्प्लॉय को उन्होंने इतनी वो पिलाई लौकी कि वो मर गया। तो इनका क्या जा रहा है? मर गए तो मर गए तुम, ये तो बिजनेस है, बिजनेस है मेरा। मैं तो ये देख रहा हूं कि हजारों लोग आकर के मेरी वंदना कर रहे हैं, मेरी बात मान रहे हैं, और फिर मेरा ताल्लुक पॉलिटिशियन से और कॉरपोरेट सेक्टर से हो जाता है। वहां पे भी वो लोग इज्जत करना शुरू कर देते हैं। मीडिया में तो जाते ही इनके पर छूने लगते हैं 4 लोग। सर मेरे को मतलब मैं खुद विटनेस हूं इसकी कि मैं अलग खड़ा हूं, मेरी कोई इज्जत नहीं है, मैं साइंटिस्ट हूं, मेरी कोई इज्जत नहीं। इनके लिए 5 लोग आ जाएंगे उसी मीडिया हाउस के अंदर, और एंकर भी पैर छुएगा, एंकर भी पैर छुएगा, क्योंकि अब ये वहां एड्स भी दे रहे हैं, तो मालिक भी इनको खफा नहीं कर सकता। तो इनके तो मतलब हींग लगे ना फिटकिरी, रंग चोखा ही चोखा है। जहां चाहो लैंड ग्रैब कर लो, जहां चाहे आश्रम बना लो, कोई अब उंगली नहीं उठा सकता तुम्हारे ऊपर। चौराहे के ऊपर बना लो, एक कब्र बना दो, वहां पे एक चादर चढ़ा दो, हो गया बस तुम्हारा काम। एक छोटी सी मूर्ति रख दो, और उसको मैं कहता हूँ बीज डालना, पहले बीज डलता है एक छोटा सा, फिर उसके बाद वो बढ़ता जाता है, तो फिर पूरा दरख्त बन जाता है। टेस्टिंग द वाटर टाइप्स। हाँ, फिर वहां कुछ मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कुछ टेम्पल बन जाता है। सर इसी चीज को मैं दूसरे तरीके से कहता हूँ। आर्टिकल 51A(h) जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि आपके हिंदुस्तान में हमारे को अर्ज करना है साइंटिफिक टेम्परामेंट और साइंटिफिक डेवलपमेंट की ओर, पर हम जा रहे हैं रिलीजियोसिटी की ओर। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? हालांकि आपने इसका जवाब दे दिया, पर मैं फिर भी ये कह रहा हूँ कि साइंटिफिक टेम्परामेंट क्यों नहीं डेवलप हो पा रहा। और अलॉन्ग विद दिस मैं आपको ये भी पूछना चाहता हूँ कि ये सारी चीजें जो वो बेच रहा है बाबा, या जो भी कह रहा है, वो टेक्नोलॉजी और साइंस के थ्रू ही तो बेच रहा है अगेन। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आपने 3 मुद्दे उठा दिए इसको लेकर के, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कुछ कह रहा है और समाज कुछ और कर रहा है। और वो इसमें समझना चाहिए हमको कि मेरी रिसर्च ये कह रही है कि हिंदुस्तान में अंधविश्वास आम जनता के बीच में लगातार घट रहे हैं। ये मैं आम जनता की बात कर रहा हूँ, उस जनता की बात कर रहा हूँ जो कुंभ मेले में हर बार आती है। वो रिलीजियस हैं, पर अंधविश्वास घट रहे हैं, भूतों में यकीन घट रहा है, 30 साल में घटा है वो। तरह तरह के और अंधविश्वास जो हैं उनमें उनका यकीन घट रहा है, और साइंटिफिक जानकारी जैसे जैसे पहुंच रही है लोगों तक, वैसे वैसे आम लोग जो हैं वो दूर जा रहे हैं। हाँ, अंधविश्वास ये घट रहा है। लेकिन मिडिल क्लास के अंदर, मीडिया के अंदर हमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे पूरा का पूरा देश अंधविश्वासी हो गया है। हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो अंधविश्वासी हो गए हैं, और वो अंधविश्वास फैलाते हुए दिखाई दे रहे हैं हमको। तो आधी सच्चाई है आपकी बात में, यानी एविडेंस ये कह रहा है कि आम जनता के बीच में घट रहा है। अब क्या फायदा है मिडिल क्लास को और मीडिया को और
सत्ताधारी लोगों को जो पावर में है, उनको वही फायदा है जो बाबा को फायदा है। वो अपनी दुकान चला रहे हैं और उन्हें लगता है कि अंधविश्वास को इन्वोक करके ज्यादा से ज्यादा वोट बटोर सकते हैं वो, या बाबाओं के साथ हाथ मिला करके उस जनता के वोट लिए जा सकते हैं जो बाबाओं के पीछे। तो पहली बात तो ये है कि समझ लेना चाहिए कि वो ही इमेज हम दुनिया भर में अब प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जो अंग्रेजों ने हमारी इमेज प्रोजेक्ट की थी कि ये बाबाओं का देश है, यहाँ ना साइंटिस्ट हैं, या ना लेखक हैं, ना यहाँ फिल्म मेकर हैं। आप देख लीजिए, अभी जाएंगे तो रोड्स के नाम देखते चले जाइएगा आप, वहाँ पे या पॉलिटिशियंस के होंगे या भगवानों के होंगे या किसी ना किसी ऐसे ही ढोंगी का नाम, किसी साइंटिस्ट का, किसी लेखक का, किसी फिल्म मेकर का, किसी गायक के नाम के ऊपर कोई सड़क नहीं मिलेगी, कोई आपको कॉलोनी नहीं मिलेगी जिसका नाम रखा हुआ। अभी जाएंगे देख लीजिएगा, इज्जत ही नहीं है। तो ये हमारी इमेज प्रोजेक्ट हो रही है दुनिया में। ये अंग्रेजों ने सिलसिला शुरू किया था कि बाबाओं का देश है, हाथियों का देश है, चमत्कार करने वालों का देश है, सपेरों का देश है। हम भी वही कर रहे हैं आज, और खासतौर से आज की जो हमारी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की सरकार है वो यही कर रही है। दूसरा सवाल इसी से ही जो आपने पूछा उससे रिलेटेड ये है कि क्या अंधविश्वास जो है उनका समाज में, मतलब अगर हैं तो क्या बुराई है भाई? वो तो रहे हैं यार, होंगे भी। हाँ, मतलब आप क्यों पीछे पड़े हुए हैं साइंटिफिक टेम्पर के? क्यों आप साइंटिफिक टेम्पर पहुंचाना चाहते हैं लोगों तक? बात ये भी तो उठेगी ना कि भाई रहने दो, कोई मान रहा है, विश्वासी है, मानने दो, क्या फर्क पड़ता है? फर्क इसलिए पड़ता है कि एक तरफ तो आपका विकास के में बाधा पड़ेगी। अगर समाज अंधविश्वासी है तो वहां अच्छी साइंस ज्यादा देर तक नहीं हो सकती। कुछ लोग तो कर लेंगे, लेकिन फिर धीरे धीरे उनकी फंडिंग भी कट जाएगी, जो हमें घटती हुई लग रही है, दिखाई दे रही है अपनी आंखों से। वो सिलेबस भी बदलेंगे, जो सिलेबस बदला गया, वो दंगे भी करवाएंगे इस बेसिस के ऊपर, और सारे भगवान मिलकर के इंसानों को लड़वाने में लग जाएंगे। सारे अंधविश्वास ऐसे हैं जो अल्टीमेटली नफरत बढ़ाते हैं। सारे अंधविश्वास ऐसे हैं जो विभाजन बढ़ाते हैं, यानी तुम मेरा अंधविश्वास नहीं मानते तो मैं तुमसे नफरत करता हूं, तुम मुझसे इसलिए नफरत करते हो कि मेरा अंधविश्वास अलग तरह का है। पर अगर सब न्यूटन्स लॉज में यकीन कर रहे हैं वो तो यूनिवर्सल है, वहां गड़बड़ हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। डार्विनिज्म में यकीन कर रहे हैं, गड़बड़ हो जाएगी, हटा दो डार्विनिज्म। तो ये बड़ा खतरा है, जिस खतरे को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने शुरुआत में ही देख लिया था। हालांकि ये वाला आर्टिकल बाद में ऐड किया गया है, 76 में ऐड किया है, 1976 में। उसके बावजूद जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आधार साइंटिफिक टेम्पर है, क्योंकि बिना साइंटिफिक टेम्पर के इक्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स नहीं हो सकता, इक्वालिटी ऑफ जेंडर नहीं हो सकता, सबको शिक्षा, सबको काम नहीं हो सकता, कहीं भी घूमने की आजादी नहीं हो सकती, कहीं प्रॉपर्टी की आजादी, जो हमारे समाज में थी ही नहीं, कभी नहीं थी, कभी नहीं थी, और किसी भी सोसाइटी में नहीं थी, अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द यूनिवर्स, कॉन्टिनेंट्स में ये किसी सारे में नहीं। ख्याल तो साइंटिफिक टेम्पर के साथ ही आए ना। साइंस ही आपको बताती है कि इंसान इंसान बराबर है, औरत और मर्द में सोचने में और कामों में कोई फर्क नहीं है, दोनों बराबर है, वरना तो औरत नीची थी हमेशा से, तो ताड़न की अधिकारी थी, राइट? तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो हमको साइंटिफिक टेम्पर से ही मिलते हैं। सर, इसको बहुत आसान भाषा में अगर मैं कहूँ तो एक रूलर के लिए रिलीजन अपने रूल को जस्टिफाई करने का तरीका है। बिल्कुल सही है, अगर आज ये सारे एग्जाम्पल अगर हम देखें तो बिल्कुल। पर इसमें जैसे वो जस्टिफाई करता है फिर मीडिया के थ्रू, मिथ्स के थ्रू, रिलीजन के थ्रू और कल्चर में पेनिट्रेट करके। पर मैं ये जानना चाहता हूँ, बड़ा मैं क्यूरियस हूँ इस चीज़ पे कि सर रिलीजन, कल्चर और माइथोलॉजी के बीच क्या डिफरेंस होता है? हमने मिला दिया है, सब कुछ मिक्स हो गया हमारे यहाँ, समझ नहीं आता। इसका जवाब मैं बाद में देता हूँ। जो बात आपने पहले कही वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि रूलर के लिए
लोगों को लड़ा के रखना बहुत जरूरी है। हम्म। ये तो रिलीजन लड़ने का नाम है? रिलीजन टकराव का ही नाम, रिलीजन आपस में टकराते रहे हैं। हिस्ट्री में रिलीजन टकराने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं, नफरत के लिए इस्तेमाल किए गए हैं, सिर्फ अपने रिलीजन वालों को इकट्ठा रखने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं, दूसरे के खिलाफ नफरत के लिए इस्तेमाल किए गए। इसके बावजूद कि वो आप कितना भी कहते रहिए कुटुंबकम और ये और वो और हमारा रिलीजन सारी दुनिया के लिए, सच्चाई है कि हमारा रिलीजन उसके मानने वालों के लिए। लेकिन जब ये बदलाव आया, समाज बदला, फ्यूडल समाज खत्म हुआ दुनिया में, तब भी फ्यूडल विचारधारा बच गई। और दो तरीके हमारे सामने हैं। एक तरीका रूल करने का यह है कि मोहब्बत, प्यार, भाईचारा, इनके साथ हम समाज को चलाने की कोशिश करें जहां साइंस पनप सके। और दूसरा तरीका यह है कि भाई मार काट करो, विभाजन करो लोगों का, जो पुराना तरीका है। इंसान इंसान बराबर नहीं है, ऊंची जात है, नीची जात नीची जात है, हमारा धर्म अलग है, उसका धर्म अलग है, साउथ इंडियन अलग है, नॉर्थ इंडियन अलग। आप इसकी बेसिस के ऊपर लगातार डिवाइड करते रहे लोगों को। ये दोनों तरीके हैं अब इंसानियत के पास रूल करने के, सरकार को चलाने के। मेरा मानना यह है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कह रहा है कि भाई धर्म को अलग रखो, स्टेट के कामों में, सरकार के कामों में धर्म का कोई दखल नहीं, लेना देना भी नहीं है। उसे सबवर्ट किया जा रहा है आज, उसकी जड़ें आज काटी जा रही हैं, इस ख्याल की जड़ें काटी जा रही हैं कि धर्म का कोई लेना देना स्टेट के साथ नहीं है। कल भी बयान है भागवत का कि ये देश तो हिंदू राष्ट्र ही है और हिंदू राष्ट्र के लिए हमें किसी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की जरूरत नहीं, हमें कॉन्स्टिट्यूशन से इजाजत लेने की जरूरत नहीं। ये कल का बयान जो आज छपा है। क्या कह रहा है वो आदमी? एक तरफ तो आपने मूर्ति बना दी सरदार पटेल की, और सरदार पटेल क्या कह रहे हैं कि जो हिंदू राष्ट्र की बात करता है वो देशद्रोही है। सरदार पटेल के लफ्ज है, मैं नहीं कह रहा, जिनकी मूर्ति बनाई है इतनी बड़ी इन्होंने, तो आप उनको भी मानने को तैयार नहीं है। एक तरफ आप जनता को बेवकूफ बना रहे हैं मूर्ति बना करके, और दूसरी तरफ ये बात कह रहे हैं। भाई अगर कोई कहे कि ये देश खालिस्तान होना चाहिए तो वो देशद्रोही है कि नहीं है? बिल्कुल है। कोई ये कहे कि यहाँ पे निज़ाम मुस्तफ़ा होना चाहिए जो पाकिस्तान में लागू हुआ, वो होना चाहिए यहाँ पे, तो देशद्रोही हुआ कि नहीं हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हुआ। और कोई कहे कि ये हिंदू राष्ट्र है तो थियोलॉजिकल स्टेट के तो खिलाफ होंगे। एब्सोल्युटली उसके खिलाफ है। तो जहां हमें हटाना था स्टेट के कामों से धर्म को, वहां हम धर्म को लाने की कोशिश कर रहे हैं, और ताकि हम बांट के रख सकें लोगों को। ये है आज की पॉलिटिक्स। हमें इससे बाहर आना होगा, वरना वो नुकसान हम भी उठाएंगे जो पाकिस्तान की जनता ने उठाया। क्योंकि वहां धर्म को मिक्स किया गया सरकार के साथ, सरकार के कामों के साथ। नतीजा हम जानते हैं, यहाँ भी वही होगा। अब आपका सवाल बताएं क्या था? जो दूसरा सवाल ये था सर कि जो हमारा आज का समाज है, सोसाइटी है, उसमें तीन चीजें मिक्स हो गई हैं आपस में। वो समझ नहीं आती कि रिलीजन, कल्चर और माइथोलॉजी क्या है और ये एक कैसे है, इनका डिफरेंस क्या है, और ये इन तीनों के बिना आपस में ये तीनों काम नहीं कर सकते। जैसे कोई त्योहार सेलिब्रेट करना है तो हमारे कल्चर का पार्ट है, उसको कैसे सेलिब्रेट करना है ये हमारे रिलीजन का पार्ट है, त्योहार क्या होएगा ये माइथोलॉजी है। तो ये क्या चीज है, तीनों में डिफरेंस क्या है? और माइथोलॉजी और रिलीजन का तो बहुत करीबी ताल्लुक है, हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। माइथोलॉजी जो है वो रिलीजन का रूप ले लेती है बाद में आकर, और टुकड़ों टुकड़ों में लोग उसको मानते हैं, कुछ मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, कुछ तरह की मानते हैं, अपने मतलब की निकाल लेते हैं उसमें से, और कुछ फिल्टर आउट कर देते हैं। तो माइथोलॉजी का तो ये किस्सा है, और रिलीजन का, इनका आपस में बहुत गहरा संबंध है। जहां तक कल्चर का सवाल है, कल्चर में
सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। हमारी लैंग्वेज है, हमारा लिटरेचर है, हमारी इकोनॉमिक्स है, हमारा लॉ है, हमारी रिलीजन है, हमारी साइंस, सब कुछ है इसके अंदर। उससे मिला करके कल्चर बनता है और कल्चर में बहुत धीरे बदलाव आते हैं पर कल्चर में बहुत धीरे बदलाव आते हैं। इस धरातल के ऊपर जिसे हम कल्चर कहते हैं उसमें एक जगह पे खड़ा हुआ है रिलीजन भी और वो अलग अलग रिलीजन है। अब आप इससे निकाल करके पूरे कल्चर के ऊपर रिलीजन को थोप देंगे तो परेशानी तो होगी। वो हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। आरएसएस की आइडियोलॉजिकल पोजीशन जो है वो यही है कि कल्चर और रिलीजन इन दोनों को एक बता करके जनता को पूरी तरह से कंफ्यूज कर दिया जाए। हैरत की बात थी मेरे लिए जब मैं पहली बार गया कुंभ मेले में कि 5% आप तो 30-35 बार गए हो ना सर? हाँ, मतलब 30 साल तक। ओके, वो 30 हर साल 6 महीने 6 साल पे होता है ओके। कुंभ मेला, तो 30 साल तक मैं लगातार गया हूँ। इस बार नहीं जा पाया और जानते हैं आप वजह क्या होगी कि इस बार नहीं जा पाए। ये कि 5% हिंदू ये यकीन रखते थे, उनका जवाब आया कि आदम से इंसान पैदा हुआ और 5% हिंदुओं मुसलमानों ने कहा कि ब्रह्मा ने बनाया। ये है कल्चर। जिस इलाके के अंदर मुसलमान बसे हुए हैं और वहां ज्यादातर लोग ये यकीन रखते हैं कि ब्रह्मा से पैदा हुआ, वहां पर मुसलमान भी ये यकीन रखते हैं। ये होता है कल्चर जो बहुत स्टेबल होता है, जिसके ऊपर सब कुछ खड़ा हुआ है और वो हिंदू कह रहे हैं कि आदम ने बनाया है। तो जब हम कल्चर पे देखते हैं तो सब होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, ईद मनाते हैं, वो कल्चर का हिस्सा है। लेकिन इसमें कि ईद क्यों मनाई जाती है जैसा आपने कहा, उसमें यकीन नहीं रखते, कोई बात नहीं। दिवाली क्यों मनाई जाती है, होली क्यों मनाई जाती है, होली क्यों मनाई जाती है, इसमें यकीन नहीं है मेरा, कोई बात नहीं। मेरे कल्चर का हिस्सा है कि मैं एक दिन रंग खेलूंगा, इससे कोई मतलब नहीं है क्यों खेलूंगा। वहां लॉजिकल नहीं हो सकते आप, कुछ तो की नहीं, और जरूरत भी नहीं है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मुझे लता मंगेशकर क्यों पसंद है भाई, कि उनके 4 गाने इनमें क्या लॉजिक है, कोई लॉजिक नहीं। ठीक बात है, वो मेरे कल्चर का हिस्सा है। हम करते हैं ऐसा, हम करते हैं, हाँ। इसमें कोई लॉजिक की जरूरत भी नहीं। तो ये गॉड वाली बात नहीं होगी कि इसमें सोचने की जरूरत नहीं है गॉड है कि नहीं है जरूरत। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनमें लॉजिक नहीं होती और साइंस उसके जवाब भी नहीं दे सकती। मुझे कोई खाना क्यों पसंद है, इसमें क्या लॉजिक है, कुछ लॉजिक नहीं है। पर सर कई बार ये होता है कि मिसयूज ऑफ साइंस जो होता है, इसके 2 तरीके हैं। एक तो आप साइंस के थ्रू ही साइंस का मिसयूज करते हो कि भाई आप कुछ भ्रामक चीज फैलाते हो टेक्नोलॉजी के थ्रू, जो एक साइंस का पार्ट है। दूसरी चीज, जैसे अंग्रेजों ने कॉलोनियलिज्म फैलाया साइंस के नाम के ऊपर कि भाई ये साइंटिफिक नहीं है तो हमारे को कॉलोनाइज इनको करना पड़ेगा। तो इसको आप कैसे देखते हो, मिसयूज ऑफ साइंस, इन दोनों पर्सपेक्टिव में? ये दोनों चीजें मेरे ख्याल में, और जिसको मैंने बात को बहुत क्लियरली लिखने की कोशिश की है अपनी किताब में, कि साइंस और टेक्नोलॉजी अलग अलग चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि साइंस का मिसयूज नहीं हुआ है, साइंस का भी मिसयूज हुआ है। जैसा मैंने कहा कि साइंस का मिसयूज इस तरह से होता है कि ब्लड प्रेशर का लफ्ज इस्तेमाल करके आप, या गॉड पार्टिकल का लफ्ज इस्तेमाल करके आप अंधविश्वास फैलाएं समाज के अंदर, या कॉरपोरेट सेक्टर कुछ दवाएं साइंस के नाम पर गलत तरीके से बेच दे, वो साइंस का इस्तेमाल है। ज्यादातर गलत इस्तेमाल होता है टेक्नोलॉजी का, यानी टेलीविजन हो, इंटरनेट हो, जहाज हो, हवाई जहाज हो, कार हो, इन चीजों का बुलडोजर। कोई सरकार बड़ा फख्र करने लगे कि हम तो बुलडोजर सरकार हैं। ये टेक्नोलॉजी से रूढ़िवादी विचारधारा रखने वालों को, जो अंधविश्वासी हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती।
साइंस से होती है। हम्म, साइंस से इसलिए होती है कि साइंस में कोई भी सवाल, जैसा मैंने कहा, कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं, कितने भी बड़े आदमी से पूछ सकते हैं। यहां टकराव पैदा होता है। धर्म के अंदर शासन करने वाले सवाल पसंद नहीं करते, तो यहां टकराव पैदा होता है कि आप साइंस को आगे ना बढ़ने दें, एक हद के अंदर रखें। और ये हिस्ट्री में हमें लगातार दिखाई देता है। ये अलग बात है कि ओवर अ पीरियड हमेशा साइंस जीती है। मतलब न्यूटन्स लॉज के ऊपर भी वो गलीलियो और कोपरनिकस और ब्रूनो के किस्से बहुत मशहूर हैं, लेकिन न्यूटन की किताब के ऊपर भी जब उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स का, तो उनके ऊपर भी बहुत बड़ा हमला आया। और एक साइंटिस्ट हैं लेबनीज, वो भी बड़े साइंटिस्ट हैं, उनकी तरफ से आया हमला कि न्यूटन जो हैं वो बातें कर रहे हैं ऐसी जो क्रिश्चियनिटी के खिलाफ, एंटी क्राइस्ट हो गए वो। तो ये ब्लास्फेमी हो गई। क्रिश्चियनिटी के खिलाफ तो आप बोल ही नहीं सकते। न्यूटन जो है वो ये कोशिश कर रहे हैं कि गॉड को वो रिप्लेस कर दें ग्रेविटी से। ये इल्जाम न्यूटन पे लगाए गए। और बाकी किस्से बहुत मशहूर है, मैंने किताब में इस किस्से को लिखा है कि किस तरह से न्यूटन को के ऊपर उंगली उठाई गई, हमारे यहाँ किस तरह से आर्यभट्ट पे उंगली उठाई गई। तो साइंस को लेकर के मामला अलग है, टेक्नोलॉजी का अलग है। वो भी मैंने एक किस्सा लिखा है कि हमारे देश में फिशन और फिर फ्यूजन को इस्तेमाल करके बॉम्ब फोड़ा गया, तो यहाँ पे हिंदू बॉम्ब बन गया। पाकिस्तान में फिशन और फ्यूजन को लेकर के बॉम्ब फोड़ा गया, तो वो इस्लामिक बॉम्ब बन गया। उससे कोई परेशानी नहीं। बॉम्ब इज टेक्नोलॉजी। E इज इक्वल टू MC स्क्वायर से परेशानी, डार्विनिज्म से परेशानी, क्योंकि ये सोचने का तरीका बदल सकते हैं। ओके। और इसलिए कभी कभी इतने उत्तेजित हो जाते हैं रूढ़िवादी साइंस को लेकर के कि वो जान भी ले लेते हैं। और ये जान सिर्फ पुराने वक्तों में नहीं ली गई, सिर्फ यूरोप में नहीं ली गई। 12 लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा पाकिस्तान में, 12 लोगों को या मुल्क छोड़ना पड़ा या जान से हाथ धोना पड़ा और गलियों में दौड़ा करके मारा। बांग्लादेश के अंदर अब्दुल सलाम सर, उनको मारने तक अब्दुल सलाम को बाहर निकाल दिया, ऑलमोस्ट वो एग्जाइल में ही रहे पाकिस्तान में। हमारे देश के अंदर हमने 4 शहीद पैदा कर दिए इस बीच में, जो साइंस के शहीद हैं, जो रैशनैलिटी के शहीद हैं, जो साइंटिफिक टेम्पर के शहीद हैं। पर सर इसमें जैसे टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं हम, तो जैसे हमारे पुराणों में और सब जो चीज़ें होती हैं कि भाई हम इस तरीके से डेवलप थे और सारा सीन था, तो हम अपनी उस साइंस को टेक्नोलॉजी क्यों नहीं दे पाए फिर? जैसे हम पुराणों में बात करते हैं कि हमारे पास पुष्पक विमान टाइप्स था, या फिर पुष्पक विमान छोड़ो 10वां तार भी थे, हमने कुछ फॉर्मूलाज इजाद कर लिए थे, ये हर चीज़ का मतलब एक तोड़ हमारे पास था। तो हम उस जो हमारी साइंस थी, जो मिथिकल साइंस थी या जो भी वो साइंस थी, उसको हम टेक्नोलॉजी क्यों नहीं दे पाए? मामला यकीन का है ना, वो फेथ कि थी, एविडेंस तो कोई है नहीं। कि अगर हम नाक की मतलब सर्जरी कर सकते थे या जो भी मतलब भाई कोई इंस्ट्रूमेंट होगा उससे सर्जरी की होगी या मंत्र मार के की। मंत्र मार के की तो तब कोई एविडेंस नहीं बचेगा। मंत्र मार के आपने जहाज बना दिया तो कोई एविडेंस नहीं बचेगा। लेकिन अगर जहाज बनाया तो उसका कोई टुकड़ा तो बचा होगा, कहीं तो खुदाई में निकलेगा। अब आप मानने को तो फेथ है तो मान लीजिए कि विमान था, और वो भी ऐसा विमान था जो ऊपर भी जा सकता था, नीचे भी जा सकता था, साइड में भी जा सकता था, सीधा और पीछे भी चल सकता था, और इंटरस्टेलर भी था, यानी दूसरे ग्रहों पे भी जा सकता था। वो तो एविडेंस होगा। किसी ने मजाक में कहा था कि वो विमान तो रावण के पास था, राक्षसों के पास था, हमारे पास कहाँ था।
पर मेरा उस विमान के प्रति मैंने वो एग्जाम्पल दिया है, मैं सही कोट नहीं कर पा रहा हूँ कि हमारे पास अगर सूत्र थे, फॉर्मूलाज थे किसी चीज के, तो हम उसको टेक्नोलॉजी देने में असफल क्यों हुए? वो मेरा कोर बात वो क्वेश्चन नहीं है, बात ये है कि अगर आपके पास सब था और कुरान के अंदर सब था, या वेदों में सब था, या बाइबल में सब था, या आपने लिखा भी है ये। हाँ, अगर मान लें कि था, हम्म, तो फिर ये कितनी बेइज्जती की बात है कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन आप भूलते गए उसको। आपने क्या काम किया? आपने तो सिर्फ भूलने का काम किया, बाकी लोगों ने उसे याद रखा। भाई कोई तो मुल्ला जी हों जिनको कुरान याद है और वो कोविड की वैक्सीन निकाल लें। भाई पंडों से ज्यादा शास्त्रों को किसने पढ़ा होगा? रटे हुए हैं उनको, वेद रटे हुए हैं, तभी आप द्विवेदी और त्रिवेदी और वेदी होते हैं, तभी तो होते हैं ना। तो आपको तो रटा हुआ है। जिसे नहीं याद, जिसने शायद एक बार पढ़ा हो, उसने तो सब निकाल लिया, और आप जो रोज पढ़ते हैं उन्होंने कुछ नहीं निकाला। क्या तुक है? जैसे गीता पढ़ के ओपनहाइमर वाला, बेवकूफी की बात हुई ना। इससे ज्यादा अपने को बेइज्जत करना और क्या तरीका ढूंढेंगे आप? कि हम सब नालायक थे, जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो बहुत चतुर लोग थे, वो कमाल के थे, और हमने सिर्फ भूलने का काम किया और कुछ नहीं किया। हम बैठे रहे, पढ़ते रहे, और कुछ नहीं इजाद किया। इजाद पहले ही हो गया था, हम भूल गए। सर एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, ये किसी ने मेरे से पूछा था, मैंने भी पूछा किसी से, कि क्या हम लैंग्वेज के बिना सोच सकते हैं? इज थॉट पॉसिबल विदाउट लैंग्वेज? और बार्टन रसल तो यही कहते हैं कि लैंग्वेज है तभी तो हम पता लगता है कि हमारे में थॉट है। तो इज थॉट पॉसिबल विदाउट लैंग्वेज? ये बड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, और इसके ऊपर साइंटिस्ट्स में और जो कॉग्निशन में काम करते हैं, कॉग्निशन के एरिया में काम करते हैं, उनमें मतभेद है। क्योंकि अगर जानवर समझ रखते हैं, राइट, तो शायद वहां थॉट भी है, लैंग्वेज नहीं है। कम्युनिकेशन है, लेकिन सिंबल्स से है, सिंबॉलिक आवाजें हैं उनकी। कुछ आवाजें बताती हैं खतरे के बारे में, कुछ आवाजें बताती हैं खाने के बारे में अगर मिल गया तो, कुछ आवाजें मेटिंग कॉल्स हैं वहां पर, तो कम्युनिकेशन है वहां पर। तो शायद कॉग्निशन की एक स्टेज पहले से शुरू हो जाती है लैंग्वेज से, पर ये दोनों सीढ़ियां धीरे धीरे ही मानव ने चढ़ी हैं। आज की थॉट या पिछले 10,000 साल की थॉट बिना लैंग्वेज के पॉसिबल नहीं। क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स है थॉट। इतनी जटिल सोच और इतने जटिल ख्वाब देखना, मैं ख्वाब देखना इस्तेमाल कर रहा हूं, सपना, इसलिए कि जब कोई डिजाइन करता है घर, तो पहले से घर का नक्शा दिमाग में होता है, फिर वो पेपर पे आता है या कंप्यूटर में आता है, फिर हम उसमें बदलाव करते हैं कुछ, पर वो थॉट पहले ही आ जाती है। पर तब लिखते हैं तब तो ऐसा नहीं होता। ऐसा होता है पैरेलली, ऐसा भी होता है कि हम लिखते हैं तो हमारे को पता नहीं चलता है हम नेक्स्ट क्या लिखने वाले हैं, और वो थॉट आता है जब लिखते हैं तब। नहीं, आप वन गो में तो जब पहले ही आएगी तभी हाथ चलेगा, बिना उसके तो हाथ चलेगा ही नहीं। नहीं सर, मतलब माफ करना, मैं आपसे डिसएग्री कर रहा हूँ इस बात पे कि कई बार जब हम नॉवल लिखते हैं और मेरे दिमाग में एक पर्टिकुलर चीज है कि मेरे को पेंटिंग के बारे में लिखना है, यूरोपियन पेंटिंग के बारे में, तो मैं जब यूरोपियन पेंटिंग के बारे में लिखना स्टार्ट करूंगा, यूरोपियन पेंटिंग तो मेरे दिमाग में है, जब लिखना स्टार्ट करूंगा और उसको लिखते जाऊंगा तो चीजें आती जाएंगी आती जाएंगी आती जाएंगी। पूरा एक थॉट तो नहीं आया ना मेरे पास जो मेरे को पूरा लिखना है उसमें। नहीं। या मैं गलत हूँ इसमें? हाँ, गलती हो रही है। गलती हो रही है। गलती ये हो रही है कि आप ट्रेंड हैं यूरोपियन पेंटिंग के और लिखने के, दोनों के बारे में। ना ट्रेंड ना हो तो भी, तब तो आप यूरोपियन पेंटिंग को नहीं जानते तो लिख ही नहीं सकते।
यूरोपियन पेंटिंग के लिए ट्रेन है आप। हम्म, आपको पता है कि यूरोपियन पेंटिंग क्या नॉवल है? मान लीजिए आप उसको। नॉवल में, कहानियों में, सोचने में आपने अपने दिमाग को ट्रेन किया हुआ है। हम्म, अब वो समाज ने ट्रेन किया, आपने ट्रेन किया, ये बिल्कुल अलग बात है, पर ट्रेंड है, नंबर एक। दूसरे, जबान के जाने बिना तो नहीं लिख सकते हम, हमारे पास शब्द तो होने ही चाहिए लिखने के लिए। अब अगर ये दोनों चीजों में ट्रेन है तो आपके थॉट्स कहीं ज्यादा फास्टर होंगे अनट्रेन माइंड के मुकाबले में, राइट? अनट्रेन माइंड अगर लिखने की कोशिश करेगा किसी नॉवल को, तो उसमें उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि लिखने के साथ साथ वो ट्रेन भी कर रहा है अपने को। मेहनत होगी, धीरे चलेगा मामला। पर अगर आप ट्रेन हैं तो आप बहुत फास्ट, थॉट प्रोसेस और लिखना दोनों ही फास्ट होगा। पर थॉट हमेशा पहले होगी, हमेशा प्रोसीड कर रही होगी। बिना उसके तो मैं वर्ड ही नहीं लिख सकता ना। मुझे अगर लिखना है, मान लीजिए अपना नाम ही लिखना है, तो पहले दिमाग में आएगा नाम, उसके बाद ही तो हाथ पे आएगा। बिना दिमाग में अपने नाम के मैं नहीं लिख सकता, मैं बता भी नहीं सकता। जिनको अल्जाइमर हो जाती है बीमारी, वो अपना नाम भी भूल जाते हैं, दूसरों का नाम भी भूल जाते हैं, वो आता ही नहीं। तो थॉट प्रोसेस फास्ट और स्लो तो हो सकता है, पर थॉट प्रोसेस पहले होगा। आप जैसे ही यहां से उठेंगे, आपके दिमाग में ये बात आ जाएगी बिना सोचे हुए कि मुझे कौन सा रास्ता लेना है घर जाने के लिए। फिर आपका एक्शन शुरू होगा। हो सकता है वो एक्शन कभी पूरा ना हो, आप उसको रिजेक्ट कर दें, घर नहीं जा रहा, कहीं और जा रहा हूं, तो कहीं और का रास्ता पहले आ जाएगा। अब अगर ट्रेन है आप, तो बहुत जल्दी आ जाएगा, वरना 4 बार सोचना पड़ेगा किधर से जाना है, मालूम ही नहीं है रास्ता। पूछते तो ये ट्रेनिंग कैसे होती है फिर? ये हमारी सोशल कंडीशनिंग से होती है, हमारे पढ़ने से होती है, हमारी। और फिर सर इसको अगर थोड़ा और पीछे ले जाते हैं तो स्टार्टिंग में अडेप्ट कैसे किया है इंसानों ने लैंग्वेज को? इंसानों ने लैंग्वेज को जरूरतों की वजह से किया। जब हमारी जरूरतें जानवरों की तरह थी, तो फिर हमारा कम्युनिकेशन भी वैसे ही था। यानी मेटिंग कॉल, डर या खुशी, और खाने के बारे में बताना एक दूसरे को। हमारी जिंदगी पे खतरा पैदा हो रहा है तो उसके बारे में दूसरों को सूचित करना कि यहाँ जिंदगी को खतरा है। जैसे जैसे समाज जटिल होता चला गया, वैसे वैसे हमारी कम्युनिकेशन की जरूरतें बढ़ती चली गई। हमने जब शिकार मिल करके करना शुरू किया, तो फिर ये सोचा कि भाई कुछ आवाजें शिकार के लिए रख लो। जब हमने आग जलानी शुरू की, तो कुछ खाना पकाने के लिए या आग के लिए रख लो। आग कैसी जलाई जाएगी? जब हमने औजार बनाने शुरू किए, तो उन औजारों के नामों की जरूरत पड़ी कि अलग अलग तरह की चीजों। तो जैसे जैसे समाज जटिल होता चला गया, हमारा कम्युनिकेशन भी जटिल होता चला गया, और हमें मैच्योर्ड जबानों की, भाषा की जरूरत पड़ी। ओके, ये है सीन, पर इस पे पढ़ना पड़ेगा और अच्छे से। इसमें बहुत सारे गैप्स हैं। ये मोटी मोटी बात बता रहा हूं मैं, और मैं हर चीज का एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं लिंग्विस्टिक्स का एक्सपर्ट बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन जो पढ़ा है मैंने उसके आधार पर, जो दिग्गज बताते हैं हमारे, उसके आधार पर ये बात क्या है। सर 1-2 क्वेश्चन और करें, आप थक गए हो? नहीं, बताइए। सर जो एंशिएंट फिलोसफर्स हैं, बुद्धिज्म में भी बुद्ध भी हैं और एंशिएंट ग्रीक वाले भी हैं, उनकी फिलोसफी आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी या मॉडर्न साइंस से कितना मेल खाती है? पहले जैसे अगर आपने मेंशन किया इसमें, पहले अगर देखें हम, तो फिलॉसफी, और फिलोसफी शुरू कैसे हुई है सर? अक्सर ये लोग कहते हैं कि जो गरीब आदमी है वो सिर्फ अपने खाने की के फिलोसफी है। और सर्वाइवल से जूझता रहता है। ऐसा होता नहीं है। सबसे ज्यादा गरीब आदमी भी जो सर्वाइवल से जूझ रहा है, वो भी बड़े बड़े सवालों पे विचार करता है, और ये विचार इंसान के बिल्कुल जो सीढ़ी चढ़ रहा था विकास की, बिल्कुल शुरू में ही ये विचार आने लगे,
और उसने वो सवाल पूछे जो बहुत मुश्किल सवाल थे, जो आज तक चले आ रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि ब्रह्मांड कैसे बना, हम कहाँ से आए हैं, यहाँ से जन्म होता है फिलॉसफी का। और इन सवालों के जवाबों को इकट्ठा करना, इनमें वाद विवाद होना, एक दूसरे के जो 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 जवाब हैं उनमें कमियां तलाश करना, मेरे ख्याल में ये फिलॉसफी थी। और फिलॉसफी के अंदर ही सारे और लिटरेचर से जो भी तरीके हैं अपने को देखने के वो थे, उनमें एक साइंस थी। साइंस का फिलॉसफी से डिपार्चर अब से 200-250-300 साल पुराना है, इससे ज्यादा पुराना नहीं बस। उससे पहले ये नेचुरल फिलॉसफी कहलाती थी, बाद में अच्छा। वो नेचुरल साइंस हो गई। साइंस का तो वर्ड ही बहुत बाद का वर्ड है, तो साइंस तो इस्तेमाल नहीं होता था वर्ड, नेचुरल फिलॉसफी होता था इसके बारे में। नेचुरल फिलॉसफी का मतलब ये हुआ कि हमारे पास ब्रह्मांड में जो कुछ घट रहा है उसके बारे में बात करो, तब वो नेचुरल फिलॉसफी हुई। और समाज में जो घट रहा है वो नॉर्मल फिलॉसफी हुई। हमारे रिश्तों के बारे में, हमारे सरकार के बारे में कैसे चलनी चाहिए, इंसान कैसे सोचता है, भगवान का कॉन्सेप्ट क्या है, वगैरह वगैरह, ये सब फिलॉसफी है। तो फिलॉसफी बहुत हद तक साइंस को इन्फॉर्म कर रही थी। साइंस बहुत कुछ फिलॉसफी से ले रही थी और फिलॉसफर्स उन सवालों के जवाब देने की कोशिश कर रहे थे जो साइंस भी पूछ रही थी। दोनों में बहुत गहरा रिश्ता था। पर पिछले 200-250 साल के बीच में ये खाई दोनों के बीच में बढ़ती चली गई। फिलॉसफी उन सवालों के लिए रह गई जो एब्स्ट्रैक्ट थे बिल्कुल, और साइंस उन सवालों के जवाब देने लगी जो ब्रह्मांड से और ब्रह्मांड के उसूलों के साथ रिलेशनशिप थी। अब हुआ यह है, खासतौर से, और मैं उनसे एग्री करता हूँ स्टीवन हॉकिंस से, कि पिछले 50-60 सालों में मोर और लेस 20वीं सदी फिलॉसफी का समाज को समझने में और ब्रह्मांड को समझने में, दोनों में बहुत कम कंट्रीब्यूशन है। अच्छा। वो तो बहुत सख्त बात कहते हैं, वो तो कहते हैं कि फिलॉसफी इज डेड, स्टीवन हॉकिंस, लेकिन ये कि बहुत कम कंट्रीब्यूशन है हमारी समाज को और ब्रह्मांड को समझने में। ज्यादातर जो ज्ञान बढ़ा है हमारा, वो ज्यादातर साइंस से ही आया है, इंक्लूडिंग जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो फिलॉसफी को बहुत करीब है। पुरानी फिलॉसफी को अगर हम देखें तो उस तरह के सवालों से डील कर रही है, पर क्वांटम मैकेनिक्स ने ही मेजर कंट्रीब्यूशन इस बीच में किया है, हमारी नॉलेज बढ़ाई है। फिलॉसफी में बहुत कम काम हो पाया है, कोई नई बात नहीं आ पाई। तो ये सिर्फ मेथड रह गए हैं, वो सच को जानने का काम अब साइंस करेगा जो आगे का है। ऐसा ही हो रहा है। ओके होता हुआ तो सर, आपने बड़ी आसान भाषा में डार्विन और आइंस्टाइन की थ्योरी समझाई है इसमें। आप प्लीज, कोशिश ही की है। हाँ आप प्लीज एक बार वो बता देंगे, क्योंकि अदरवाइज वो बड़ी मुश्किल लगती है वो। डार्विन की थ्योरी समझना इसलिए बहुत मुश्किल है कि आप इस जमीन के ऊपर, साइंस ये कहती है, आप समझ लें कि धरती के बनने के 1 बिलियन ईयर्स में ही धरती पर जिंदगी पैदा हो गई। अब है 3.5 बिलियन ईयर्स का सफर। तो ये तो समझना बड़ा आसान है कि भगवान ने बनाया सब कुछ और अलग अलग बनाया, और बाइबल ये कह रही है कि 6 दिन में बनाया, कुरान कह रहा है या तौरा कह रही है कि 6 दिन में बनाया। तो ये तो बड़े आसान से जवाब है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। पर ये कि उन्होंने नहीं बनाया, ये एवोल्यूशन से बनाए, क्योंकि 3.5 बिलियन ईयर्स में फैला हुआ है। इसलिए ये समझना बड़ा मुश्किल है कि नेचर ने अपने आप कैसे बना दिया। तो डार्विन की थ्योरी ये कह रही है कि नेचुरल सिलेक्शन है जो विकास का रास्ता दिखाता है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है
कि सृष्टि में लगातार एक्सपेरिमेंट होते रहते, बदलाव आते रहते हैं, और वो बदलाव बच जाता है जो ज्यादा पावरफुल है, जिसके अंदर बचने की क्षमता ज्यादा है। इसको ऐसे देख लीजिए कि हमें दूर से अगर नीम का पेड़ हो, आम का पेड़ हो, दूर से हमें सारे पत्ते एक जैसे लगेंगे, पर करीब जाके देखें तो ऑलमोस्ट हर पत्ता अलग होगा। यही आम के साथ है। दूर से हमें सारे आम एक जैसे दिखाई देंगे, एक पेड़, पर हर आम के अंदर कुछ ना कुछ हल्का सा ही सही बदलाव होगा। ये तो इंसानों में भी था, दूर से सारे आदमी एक जैसे दिखते दूर से सारे इंसान में इंसान की इसलिए नहीं ले रहा था कि हम सब अलग अलग हैं और इतना डिवीजन है कि क्या फिर घुमा फिरा के वहां कोई मानेगा ही नहीं कि मैं आप जैसा हूं और आप मेरे जैसे हैं। कौन मान रहा है? तो हमारा तो समाज ही इस पे चल रहा है कि सब अलग अलग हैं हम, और एक दूसरे से इस बेसिस के ऊपर नफरत करनी चाहिए हम। तो हम सब अलग हैं, हर बीज अलग है। तो नेचर हर एक में थोड़ा सा बदलाव इसलिए ले आता है कि उससे पैदा होने वाला अगर कमजोर होगा एनवायरनमेंट के हिसाब से, जो उसके चारों तरफ कंडीशंस हैं उनके हिसाब से, उनको एडॉप्ट नहीं कर पाएगा, तो वो जल्दी खत्म हो जाएगा। तो बचेगा कौन? वो बीज, वो पत्ता, वो फल, वो पेड़, जिस पेड़ में ज्यादा क्षमता होगी अपने एनवायरनमेंट के बदलाव से जूझने की। एक और भी एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा था कि तितलियां दो तरह की थी यूरोप में, दो रंग थे, एक गेरुआ सा रंग था और दूसरा ग्रे कलर था। तो धुआं इतना बड़ा वहां पर कि ग्रे कलर की तितलियां जो थी वो ग्रे कलर की दीवारों पर बैठ जाती थी, वो दिखाई नहीं देती थी बैकग्राउंड में, और जो भगवा थी वो दिखाई देती थी। तो प्रीडेटर्स ने उनको खाना शुरू कर दिया जो दिखाई देती थी, तो वो धीरे धीरे खत्म होती चली गई। अब सिर्फ ये बची। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है जिससे पता लगता है कि जो एनवायरनमेंट में ज्यादा सर्वाइवल की पॉसिबिलिटी थी वो सर्वाइव कर गई, तो नई स्पेशी खड़ी हो गई तितलियों की, जो सिर्फ ग्रे ही थी। तो 3.5 बिलियन ईयर्स में ऐसे बड़े सारे बदलाव आए, बड़ी सारी स्पेशीज खत्म हो गई, नई स्पेशीज बहुत धीरे 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 पैदा हुई, और अब हम इन स्पेशीज को अगर मैप आउट करें, एक लाइन के ऊपर रखने की कोशिश करें, तो हमें साफ दिखाई देता है कि इनमें आपस में क्या रिश्ता है। यानी जो पहली काई थी पैदा हुई या पहला एमीबा पैदा हुआ, हमारा उसके साथ क्या रिश्ता है, ये आम आदमी के लिए समझना और देखना मुश्किल काम है। पर डार्विन की थ्योरी हमें ये बता रही है कि हम ये देख सकते हैं कि हमारा चिंपैंजी के साथ क्या रिश्ता है, जो हमारे बहुत करीबी कजन्स हैं, हमारे कुल का है, हमारे कुल के हैं ऑलमोस्ट वो। अब तो हमें ये भी मालूम है कि ह्यूमन होमो इरेक्टस की और भी जातियां थी, लेकिन हमारा रिश्ता पहले अमीबा से क्या है वहां तक हम जा सकते हैं। डार्विन की सबसे बड़ी बात ये भगवान को इंसान बनाने से, जानवर बनाने से, पेड़ पौधे बनाने से भी बाहर निकाल देती। ये खत्म ही कर दिया सीन। वरना तो ये कहते ना, आपको किसने पैदा किया है? भगवान की मर्जी से, अल्लाह की कुदरत थी। मेरी जिंदगी तो उसके भरोसे, उसके ऊपर वाले के। डार्विन की थ्योरी कह रही नहीं, ये सब रिश्तेदार है, और हम वहां से चले जो पहला अमीबा था, और धीरे 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 ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लेक्स
पैदा होता चला गया है। उन पे तो बहुत हमले हुए होंगे सर, वैचारिक तौर पे। बहुत, आज भी हो रहे हैं। हाँ, वही हमारी 10वीं क्लास की किताब से बाहर कर दिया ना डार्विन को। मैंने भी बोला ओ गॉड। और आइंस्टाइन वाले ये है कल्चर। हाँ। आइंस्टाइन वाला सर, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, वो थ्योरी, वो भी थोड़ा सा बताइए। E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, जो हम ब्रह्मांड के बारे में बात करें, जब न्यूटन ने ये कहा कि सारा ब्रह्मांड जो है वो गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी पे चल रहा है, तो उन्होंने एक और बात कही जो बड़ी अजीब सी थी, साइंटिफिकली अजीब थी, गलत थी, और वो ये थी कि ब्रह्मांड जैसा था हमेशा से वैसा ही है। लेकिन थ्योरी तो ये कह रही है कि अगर है तो खींच के आना चाहिए एक जगह। अगर सब एक दूसरे को खींच रहे हैं तो ब्रह्मांड को सिमटना चाहिए, पर उसका तो कोई एविडेंस था नहीं। लेकिन न्यूटन इतना बड़ा दिमाग थे कि उन्होंने साइंटिस्ट को दम्बखुद कहते हैं, मतलब वहीं रखा। दम्बखुद क्या होता है मतलब ये कि बिल्कुल उनसे मेस्मराइज थे। अच्छा, न्यूटन की पर्सनालिटी से। न्यूटन कैसे गलत कह सकते हैं? अच्छा, न्यूटन तो गलत कह ही नहीं सकते। न्यूटन तो अगर था तो स्टैटिक ही था। हाँ। अब आइंस्टाइन आए, आइंस्टाइन की थ्योरी ने कहा यार न्यूटन में कुछ गड़बड़ है, ये तो स्पेशल केस है बस एक। असल में तो ब्रह्मांड चल रहा है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से, वो एक्सप्लेन किया जा सकता है। अब उनकी थ्योरी चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि या तो कोलैप्स करेगा और या एक्सपैंड करेगा, पर उन्होंने अपनी इक्वेशंस में एक कांस्टेंट डाला ये दिखाने के लिए कि स्टैटिक है, जबरदस्ती। इसको लामात्र और हबल ने चैलेंज किया। अननोन थे बिल्कुल, यंग साइंटिस्ट, अननोन साइंटिस्ट, यानी कोई नहीं जानता था, और आइंस्टाइन बड़ी पर्सनालिटी थी। तो ऐसे में साइंस में चैलेंज किया जा सकता है। शुरुआत में आइंस्टाइन ने मजाक उड़ाया, बाद में आइंस्टाइन को मुंह की खानी पड़ी। तो अब यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, राइट? जिसका मतलब ये है कि कभी पीछे जाएं तो एक जगह पे था। अब परेशानी ये खड़ी होती है कि पीछे जाएं तो इतना सारा जो तामझाम है वो एक जगह पे कैसे था? ये हमको E इज इक्वल टू MC स्क्वायर ही समझा सकता है कि कैसे था, क्योंकि मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है जो न्यूटन के जमाने में नहीं हो सकता था। न्यूटन के जमाने में जो समझ थी उसमें मास कंजर्व था, एनर्जी कंजर्व थी। इन दोनों में किसी को ना बनाया जा सकता था, ना खत्म किया जा सकता था, ना कन्वर्ट किया जा सकता था। आइंस्टाइन ने जब E इज इक्वल टू MC स्क्वायर दी, तब हम ये कह सकते हैं कि सारी की सारी एनर्जी, मास सारा कन्वर्टेड था। इतनी गर्मी थी कि वो सब कुछ एनर्जी में बदल गया, और वो एक पॉइंट के ऊपर जिसकी ना लंबाई थी, ना चौड़ाई थी, ना ऊंचाई थी, ना कुछ नहीं था, वहां सारी एनर्जी आ गई। बिना इस इक्वेशन के ये समझना पॉसिबल नहीं था। तो आइंस्टाइन का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के साथ E इज इक्वल टू MC स्क्वायर इक्वेशन देना। ओके, ये है सर। आखिरी क्वेश्चन, अभी लेटली आप एक डिबेट में गए थे, डज गॉड एग्जिस्ट? आप कितना एग्री करते हैं दोनों जेंटलमैन की बातों से वहां पे? और आपने एक सवाल भी पूछा था वहां पे, उसका आप क्या जवाब देना चाहोगे खुद, फेथ से रिलेटेड? मैं किसी सुपरनेचुरल पावर को नहीं मानता, यानी आम जबान में कहें तो हमेशा से नास्तिक हूँ। कभी नहीं माना, और कभी किसी रिचुअल में पार्टिसिपेट नहीं किया, सिवाय इसके कि मरने के ऊपर जरूर मैं जाता हूँ। वो कल्चर का पार्ट है। जिसका जो भी तरीका होता है, सिख हो तो उनके साथ खड़ा होना, हिंदू हो तो उनके साथ खड़ा होना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई मेरे तिलक लगा देता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कल्चर का हिस्सा मैं समझता हूँ। ना हो तो अच्छा है, पर है तो भी कोई दिक्कत नहीं, है भी तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे तो कोई जरूरत नहीं पड़ी कभी भी किसी तरह के गॉड की। तो जाहिर है
कि मेरे सारे आर्गुमेंट वो आर्गुमेंट होंगे जहां मैं जावेद अख्तर साहब के साथ खड़ा हूं। ओके। तो मैं उनसे एग्री करता हूँ। मुफ्ती साहब के जितने आर्गुमेंट थे वो मैं बचपन से सुनता आया हूँ, और शायद पिछले कई सदियों से वही आर्गुमेंट दिए जा रहे हैं, उनमें कोई फर्क आज तक नहीं आया है। ये बात अलग है कि उन्होंने कॉन्टिजेंसी को इतनी बार रिपीट किया कि जब रट क्या जावेद रखा साहब को ये कहना पड़े कि भाई बता तो दीजिए कि इसका क्या मतलब है, मतलब क्या है? मतलब क्या है, क्योंकि प्योर अंग्रेजी जबान में तो कोई खास मतलब है नहीं। फिलोसफी में जाहिर है कि कुछ लोगों ने इस्तेमाल किया उसको, जिसका मतलब अलग था, इसीलिए जावेद साहब ये चाहते थे कि वो बताएं, तो उन्होंने नहीं बताया कि कॉन्टिजेंट का क्या मतलब था। मेरा मानना यह है कि ये सवाल साइंस का नहीं है कि गॉड है कि नहीं। ना साइंस से प्रूव किया जा सकता है कि है, ना ये प्रूव किया जा सकता है कि नहीं। तो ये साइंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि नहीं, लेकिन समाज पे पड़ता है। समाज के लिए अभी कल ही किसी ने आर्टिकल लिखा है कि ये बेकार की बहस थी। हाँ, उतनी मैच्योर्ड मेरे को भी नहीं लगी वो। मतलब कहा यही गया कि वो ये बेकार की बहस। मैं ये कह रहा हूं कि 4000 साल में पहली बार सीधे इस मुद्दे पर बहस हुई, ये अपने अंदर इम्पोर्टेंट है। हाँ, ठीक है भाई, समाज के अंदर खुल के इस बात के ऊपर और सभ्य तरीके से हुई। ये नहीं हुआ कि आप मुझे मारें और मैं आपको मारूं और इस पे खत्म हो बातचीत। पर ऐसी बहस तो बहुत बार होती रहती है सर। ये इस सवाल के ऊपर डज गॉड एग्जिस्ट कोई पब्लिक एरेना में नहीं हुई। जरूर हुई है, चारवाक के जमाने से लेकर के बाद तक हुई है बहस, लेकिन वो सिर्फ इंटेलेक्चुअल्स के बीच में हुई। पब्लिक मीडियम को यूज करके पब्लिक एरेना में कभी नहीं हुई। तो ये पहली बार हुई हिंदुस्तान में, और फॉर मी इट्स अ वेरी वेलकम थिंग कि कम से कम नौजवान नस्लों के पास दोनों तरह के आर्गुमेंट पहुंचे, वरना हम एक ही तरह के आर्गुमेंट में फंस के रह जाते हैं और उसी को रिपीट करते रहते हैं बार बार और सोचते हैं हम बड़ी चीज हो गए। मैंने जो सवाल पूछा था उसमें जो बात मैं आपके इंटरव्यू में कह चुका वो इसी से रिलेटेड है कि लॉजिक दोनों में है मेरी समझ के हिसाब से, लेकिन यहाँ और लॉजिक का आधार फेथ है। फेथ। लॉजिक का आधार बेसिकली सवाल ना पूछना है बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट। लॉजिक का आधार इस बात के ऊपर है कि कोई सुपरनेचुरल पावर है जो फिजिक्स के लॉज को, ब्रह्मांड के लॉज को तोड़ सकता है। उसी ने बनाया है, वो तोड़ भी सकता है, क्योंकि चमत्कार के बिना कोई धर्म नहीं है। जब तक चमत्कार नहीं हो रहा, चमत्कार क्या है? फिजिक्स के लॉज टूटना, नेचर के लॉज टूटना, यही तो है चमत्कार। और क्या चमत्कार? तो बिना उसके कोई धर्म नहीं है। और इसमें जरूरत इस बात की होती है धर्म के मानने वालों को, गॉड के मानने वालों को, कि वो फिजिक्स के लॉज को तोड़ सके। ये आधार है लॉजिक का, जबकि साइंस में आधार ही अलग है। आधार ही लॉजिक है। आधार ही लॉजिक। सॉरी, आप बता रहे थे। सॉरी। सवाल पूछना वो कहीं नहीं रुकता। आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, सवाल गलत नहीं होता, जवाब गलत हो सकता है। साइंस के अंदर यहां सवाल भी गलत हो सकता है और जवाब भी गलत हो सकता है। धर्म के अंदर आपको इजाजत ही नहीं ये पूछने की कि भगवान को किसने बनाया। राइट? साइंस के अंदर हम किसी को भी चैलेंज कर सकते हैं, कोई अथॉरिटी नहीं। अथॉरिटी कहाँ है? अथॉरिटी क्लेम में। और क्लेम गलत हो गया तो अथॉरिटी खत्म हो गई उसकी। वहां अथॉरिटी टेक्स्ट में है, पढ़े लिखे लोगों में है। आप इसीलिए तरह तरह की वेशभूषा में सारे लीडर्स दिखाई देते हैं। अक्सर ऐसा लगता है फैंसी ड्रेस में आए हैं वो, इस तरह के कपड़े पहनते हैं जो दूसरों से अलग हो। तो लॉजिक वहां भी है, लेकिन लॉजिक जिस आधार पे बिल्ड हो रही है वो आधार ही अलग है।
वो लॉजिकल नहीं है। ओके सर, आखिर में कोई पोएट्री सुना दीजिए आपकी, वो वाला पक्ष पे तो मैंने बात ही नहीं करी, खूबसूरत सी। हाँ उस पे कभी और बात करते हैं। हाँ, पोएट्री के साथ एंड करते अभी हैं। लोग भी थक जाएंगे हाँ इसमें, एक पोएट्री के इतना साथ end। लंबा बातचीत नहीं हो गया देखते है। हैं, लंबी लंबी बातचीत देखते हैं लोग, क्योंकि वो एक फ्लो में होती है ना, तो फिर जब इंटरेस्ट डेवलप होता है, यही वही वाली बात है कि मुश्किल चीज को या तो आप बिल्कुल इग्नोर कर देते हो या बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हो, तो यही सीन है। तो सर करते हैं फिर, कौन सी कोई कविता? कोई भी आपको तेरे को पूछना है कुछ? आगे कभी कर लेंगे यार, उसके चलो ऊपर अलग ठीक है, से लेट बात इट करेंगे। बी। लिटरेचर में बात करेंगे। ओके सर, थैंक यू, ओके कट।